स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? ओके। हम्म। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपना पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट को। मैंने एंड में बता भी दिया था उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। आई थिंक इनमें से केवल एक लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे जब मैंने ये चीज़ बताया था। आई थिंक चंदन जी आप ही थे ना केवल वहाँ पे लास्ट क्लास में, केवल जो मैं पोस्ट और हाँ सर। हाँ, बाकी दीपक जी आप नहीं थे ना? मैं भी था। आप भी थे। तो आप लोग को समझ में आया था गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में। आपका सेम स्टेटमेंट हर टाइम होता है थोड़ा थोड़ा? मैं नहीं थी, आप चले गए थे उस टाइम तक। जब मैंने ये चीज़ बताया था तब भूमिका जी आप जा चुके थे। असीत जैन, जेना जी, आप थे लास्ट क्लास में? आई थिंक आप तो थे ही नहीं जी लास्ट। नहीं सर। आप कहाँ गायब हो जाते हो? कभी कभी आते हो, कभी नहीं आते हो। हम्म। मेरा मेरा शिफ्ट रहता है सर, वो तो नेटवर्क इशू होता है। माइनिंग में जॉब होता है ना मेरा। नेटवर्क इशू बहुत होता है। ज्वाइन ही नहीं कर पाता हूँ सर। ओके, रिपीट कर दें? चलिए ठीक है, रिपीट कर देते हैं। देखिए, आई थिंक स्लाइड आपको विजिबल होगा। ठीक है। गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, मैं आपको उससे पहले एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आप लोग को कुछ बता दिया था कि चलिए लास्ट में डिस्कशन करेंगे इस चीज़ में। अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये दो रिक्वेस्ट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बेसिक में पढ़ रहे होंगे। देन रेस्ट में इसको डिटेल में कवर कर रहे होंगे। बट गेट और पोस्ट जो बेसिक फंडामेंटल है हम यहीं पे उसको ज़्यादातर देख चुके होंगे। ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये आप सबसे पहले समझ लो। ठीक है। इसका पर्पस मैंने बताया हुआ था कि रिट्राइव डेटा फ्रॉम द सर्वर। आपको अगर सर्वर से कोई डेटा को रिट्राइव करना है, इट मीन रिसीव करना है। ठीक है। इफ यू वांट टू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द सर्वर देन यू कैन यूज द गेट रिक्वेस्ट। ओके। गेट रिक्वेस्ट बेसिकली इसीलिए यूज होता है कि आपको कोई सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, देन आप रिक्वेस्ट जिस फॉर्म में करते हो वो गेट रिक्वेस्ट होता है। सपोज आपके पास गूगल है, आपने गूगल पे कोई यूआरएल पेस्ट किया, कॉपी कहीं से किया एंड देन पेस्ट किया, या आपने खुद से टाइप किया। ठीक है। देन एंटर हिट किया। ठीक है। उसके बाद आप वो जो रिक्वेस्ट जा रही होगी ना वो एक गेट रिक्वेस्ट होगी। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन यू टाइप यूआरएल इन योर ब्राउजर देन प्रेस एंटर, अ रिक्वेस्ट इज मेड। ठीक है। अ गेट रिक्वेस्ट इज मेड। ठीक है। जो रिक्वेस्ट होगी वो गेट रिक्वेस्ट होगी। अक्सर करके ये क्वेश्चन कभी कदार पूछ लिया जाता है कि आप ब्राउजर पे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में अगर वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहेगा तो वो 100% एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ब्राउजर पे आप रिक्वेस्ट करते हो, सपोज आपने www.google.com आपने प्रेस किया, एंटर किया वहां पे। ठीक है। एंड देन आपने उसको सर्च किया तो वो कौन सी रिक्वेस्ट वहां पे हुई है, गेट रिक्वेस्ट हुई है या पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है? तो ध्यान रखना ये गेट रिक्वेस्ट होता है। गेट रिक्वेस्ट के अंदर डेटा को हम यूआरएल के अंदर भेज रहे होते हैं, जो डेटा हमें दिख रहा होगा। ठीक है। गेट रिक्वेस्ट जब भी जाएगी हमारा डेटा यूआरएल में हमें शो होगा इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्म में वो चीज शो होती है। क्यूरी स्ट्रिंग मीन्स की और वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर ऐसे क्वेश्चन मार्क के बाद आपको की वैल्यू पेयर होता है। ये क्यूरी स्ट्रिंग के बारे में हमने बहुत डिटेल में बातें की हुई हैं। ठीक है। एक यूनिवर्सिटी एपीआई भी हमने इस पे इसका भी यूज करके एक छोटा सा एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया था इसी क्यूरी स्ट्रिंग के हेल्प से। ठीक है। तो क्यूरी स्ट्रिंग बेसिकली आपका क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू पेयर्स होता है। देन और भी अगर की वैल्यू पेयर्स होंगे तो वो सेपरेट होते हैं एम्प्रेसेंट से, या आप उसे एंड सिंबल भी बोल सकते हो। ठीक है। तो उसको लगा के हम दूसरा की वैल्यू पेयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर एक से ज्यादा की वैल्यू पेयर्स हैं तो हमारा जो डेटा हमें विजिबल होगा वो यूआरएल में होगा गेट रिक्वेस्ट के टाइम पे। टाइपली यूज्ड फॉर फेचिंग और रीडिंग डेटा, हम लोग ज्यादातर इसका डेटा को फेच करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए हम लोग गेट रिक्वेस्ट की हेल्प लेते हैं।
या गेट रिक्वेस्ट हम लोग यूज करते हैं। पैरामीटर्स आर विजिबल इन यूआरएल, यूआरएल्स में पैरामीटर्स जो भी हम भेजते हैं वो विजिबल होता है, सो इट इज लेस सिक्योर फॉर सेंसिटिव डेटा। डेफिनेटली अगर यूआरएल में हमारा कोई डेटा दिख रहा है तो वो, अगर दिख रहा है तो भाई वो सिक्योर तो है नहीं, ठीक है, तो हम उसको सेंसिटिव डेटा भेजने के लिए कभी भी यूज नहीं कर रहे होंगे। हम गेट रिक्वेस्ट की हेल्प से लिमिटेड डेटा को ही सेंड कर पाएंगे और स्ट्रिंग टाइप के डेटा को ही सेंड कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में बात किया हुआ था कि गेट रिक्वेस्ट बेसिकली सर्वर से डेटा ले आने के लिए किया जाता है। जब भी आप यूआरएल पे यूआरएल कोई यूआरएल को ब्राउजर पे लिखते हो और देन एंटर प्रेस करते हो तो वो रिक्वेस्ट जो होती है वो एक गेट रिक्वेस्ट होती है। आप जब भी गेट रिक्वेस्ट कर रहे होगे तो डेटा जो होगा वो एक यूआरएल में आपको दिख रहा होगा, यूआरएल में वो डेटा जा रहा होगा। डेटा बेसिकली आपको क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्म में वहां पे दिखेगा। ज्यादातर हम लोग गेट रिक्वेस्ट का यूज डेटा फेच करने या रीड करने के लिए कर रहे होते हैं। पैरामीटर्स जो भी होंगे वो विजिबल्स होंगे यूआरएल में, और ये इसी वजह से ये लेस सिक्योर होता है। इसमें लिमिटेड डेटा ही हम लोग भेज सकते हैं और स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही हम लोग भेज सकते हैं। ये पूरी गेट रिक्वेस्ट की कहानी थी। अभी हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में भी आपको करके दिखा देंगे। वैसे हमने लास्ट क्लास में इसको कवर किया हुआ था। पोस्ट रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो डेटा सेंड डेटा टू द सर्वर। गेट रिक्वेस्ट हम लोग बेसिकली सर्वर से डेटा ले आने के लिए करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज हम लोग डेटा सर्वर को भेजने के लिए करते हैं। जो भी डेटा होता है अगर वो हम सर्वर को भेजना चाहते हैं तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट का हेल्प ले रहे होते हैं। जब भी आप लोग कोई फॉर्म, आपने डेफिनेटली फॉर्म क्रिएट किया होगा, जब भी आपने कई बार फॉर्म क्रिएट किया होगा, जब भी क्या HTML में स्टार्टिंग किया होगा, देन आपने कई टाइप के फॉर्म बनाए होंगे और फॉर्म को आपने सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया होगा तो वो उस टाइम जो रिक्वेस्ट जा रही होती है, जब भी एक फॉर्म सबमिट होता है उस समय जो रिक्वेस्ट जा रही होती है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। क्यों पोस्ट रिक्वेस्ट वो फॉर्म होती है, मतलब फॉर्म को जब सबमिट करते हैं तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे जाता है? क्योंकि आप फॉर्म जब भी देखते हो तो उसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन मतलब फिल कर रहे होते हो, ठीक है, आप कोई डिटेल्स उसमें फिल कर रहे होते हो और जैसे ही आप सबमिट करते हो वो सारा डिटेल्स जाके हमारे डेटाबेस में जाके सेव होता है। मतलब सर्वर के पास जा रहा होता है, सर्वर उसे डेटाबेस के पास भेज देता है। ठीक है, तो यही काम होता है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट का काम होता है। क्योंकि फॉर्म आपने फिल किया, फॉर्म देन सबमिट हुआ, वो रिक्वेस्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर के पास जाएगी, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा को सर्वर के पास भेजने के लिए काम आता है। जो भी इसमें डेटा होता है वो हमें नॉर्मली विजिबल नहीं होगा यूआरएल में, वो हमारी रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होगा। रिक्वेस्ट बॉडी जब एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, उस दौरान पे रिक्वेस्ट बॉडी होगी, उस दौरान पे वो डेटा जो हमारा होगा वो रिक्वेस्ट बॉडी में होगा। हमें सिंपली यूआरएल में वो डेटा हमें विजिबल नहीं होगा। ये वर्ड आप याद रखना, पोस्ट रिक्वेस्ट के दौरान पे कहाँ पे डेटा हमारा होता है, रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा होता है। ठीक है, ये मैं आपको शो भी कर सकता हूँ, इन फ्यूचर में आपको करके भी दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं इसको रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा फेच करके दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट चेंज डेटा ऑन द सर्वर लाइक क्रिएटिंग, अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। आपको अगर कोई सर्वर पे कोई डेटा का रिकॉर्ड चेंज करना है, सपोज आपको कुछ चीज अपडेट करनी है या कोई नई चीज क्रिएट करनी है या कोई चीज आपको डिलीट करनी है, ठीक है, अपडेट और क्रिएट डिलीट के लिए तो अलग रिक्वेस्ट हो जाएगी, ये सारी चीजें हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू ही हो रही होती हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग अपडेट के लिए तो एक पुट रिक्वेस्ट का हम लोग यूज कर रहे होंगे या पैच का कर रहे होंगे। आप लोग अगर डाउट आएगा, ज्यादा ब्रॉड फॉर्म में अगर सोचोगे तो इस फॉर्मेट में हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि उस दौरान पे अगर अपडेट की बात आती है तो हम लोग पुट और पैच की हेल्प ले रहे होंगे। वो भी चीज मैं करके दिखाऊंगा जब हम लोग रेस्टफुल एपीआईज को क्रिएट कर रहे होंगे। आप बस ये समझ लो, कोई भी डेटा अगर हमें सर्वर को भेजना है तो उसके लिए बेसिकली हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज कर रहे होते हैं। क्रिएटिंग का मीन्स वही होता है। मोर सिक्योर फॉर सेंडिंग सेंसिटिव डेटा कंपेयर टू द गेट। क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि आपका जो डेटा होगा वो यूआरएल में विजिबल नहीं होगा, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं आपका डेटा। वो बेसिकली वो डेटा जा रहा होगा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, जो कि नॉर्मली विजिबल नहीं होता है। तो जो डेटा विजिबल नहीं है डेफिनेटली वो सिक्योर होगा। अब सिक्योर होगा तो उसको हम लोग सेंसिटिव डेटा भेजने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे, मोर सिक्योर फॉर सेंडिंग सेंसिटिव डेटा कंपेयर टू द गेट। गेट के अकॉर्डिंग अगर गेट से कंपेयर करें तो सिक्योर डेटा हम इससे सेंड कर सकते हैं। अब वहां पे गेट रिक्वेस्ट के जगह पे हम लोग केवल स्ट्रिंग डेटा और लिमिटेड टाइप का डेटा ही हम सेंड कर पाएंगे, लेकिन लिमिटेड डेटा ही सेंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एनी टाइप ऑफ डेटा, आप किसी भी टाइप का डेटा सेंड कर सकते हो, चाहे वो जेसन फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो,
HTML फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में अगर आपको डेटा सेंड करना है तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आप वो डेटा सेंड कर सकते हो। ये मैंने बेसिकली लास्ट क्लास में बताया था और इसका मैं एग्जांपल भी आपको शो कर देता हूँ। उसी के लिए मैंने बेसिकली दो फॉर्म क्रिएट किए था। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है मिसलिनियस नाम से, उसके अंदर मैंने दो फोल्डर और एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड नाम का दो डायरेक्टरीज या फिर फोल्डर्स क्रिएट कर लिया था लास्ट क्लास में ही। देन हमने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का एक पेज क्रिएट किया था इस फ्रंट एंड के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं। बैक एंड के अंदर कोई भी फाइल अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है। इस फ्रंट एंड के अंदर मैंने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से एक फाइल क्रिएट किया था जिसमें मैंने ये कुछ कोड लिखा हुआ है, जिसमें डॉक टाइप है एंड देन उसका जो फॉर्मेट है। बॉडी के अंदर आए तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ पे लिखा है मैंने, जो कि गेट रिक्वेस्ट है एंड बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसमें सिंपली मैंने दो इनपुट फील्ड क्रिएट किया है एंड देन एक बटन है। इनपुट फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप टेक्स्ट लिखा है, प्लेस होल्डर यूजर नेम है, नेम यूजर है। अच्छा, इस नेम इज इक्वल टू यूजर मैंने लिखा हुआ है। बेसिकली ये वैल्यू जो भी हम वैल्यू सेंड करेंगे ना, उसे किस नेम से एक्सेस कर पाएंगे वो उस काम आता है। नेम वैल्यू पेयर आपने सुना होगा, जब आपने फॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ा था HTML के अंदर, तो हम वहाँ पे एक नेम वैल्यू पेयर भेज रहे होते हैं। उस वैल्यू को जो हम इसके अंदर फिल करेंगे, इस इनपुट के अंदर हम लोग डाल रहे होंगे ना, उस वैल्यू को इसी नेम से एक्सेस कर पाएंगे। ये नेम के अंदर ही वो उसकी वैल्यू होगी, नेम यूजर इज इक्वल टू एंड देन उसकी वैल्यू हो रही होगी, पास इज इक्वल टू देन पासवर्ड की वैल्यू हो रही होगी। ठीक है, तो नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, और देन एक बटन क्रिएट किया है रजिस्टर नाम से, और यहाँ पे इस पहले वाले में मैंने मेथड गेट का यूज किया हुआ है। हम कौन सी रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहे थे, हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा रजिस्टर्ड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, वो एक्शन मतलब वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारा फॉर्म सैस रजिस्टर्ड पे। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देन सिंपली मैंने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल रूलर मतलब एक लाइन दिया हुआ है। देन यहाँ पे सिंपली वही मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, एक अगेन फॉर्म है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मेथड मैंने पोस्ट किया है। बस इतना सा चेंजमेंट हुआ है। और फिलहाल के लिए ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं ऐड किया था, ये मैंने अभी ऐड किया हुआ है। इतनी चीजें हम देख लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आ, सारी चीजें, एक मिनट। हम्म, तो ये था, आई होप आपको विजिबल होगा ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गेट रिक्वेस्ट है एंड गेट रिक्वेस्ट के अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ है। अब मैं आपको पहले गेट रिक्वेस्ट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। गेट रिक्वेस्ट, सपोज आपने कोई भी नेम भरा, यहाँ पे यूजर नेम में मैंने आलोक भर दिया, देन पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, आप देखोगे आपके पास जो जो भी मैं यहाँ पे डेटा मैंने दोनों फील्ड में एंटर किया ना, वो मुझे विजिबल होगा यूआरएल पे। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आप देखोगे कैन नॉट गेट स्लैश रजिस्टर पे मैं चला गया, क्योंकि वहां पे मैंने कोई डेटा नहीं दिया था। बट आप देखोगे कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इस राउट 127.0.0 मतलब ये फाइल है बेसिकली, स्लैश रजिस्टर्ड पे उसने मुझे डाल दिया है। एंड ये आप देखोगे क्वेश्चन मार्क के बाद ये क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मेरा डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बेसिकली मेरा डेटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे की जो था यूजर है, एंड यूजर के जगह मैंने आलोक, यूजर नेम की जगह मैंने आलोक लिखा था, एंड देन पासवर्ड की जगह मैंने वहां पे लिखा था आलोक @123। बट इसने क्या किया है, थोड़ा सा इसने अपने हिसाब से उसको सिक्योर करने की कोशिश किया हुआ है, क्योंकि पासवर्ड टाइप इज इक्वल टू मैंने पासवर्ड सेट किया था, तो उसने बाय डिफॉल्ट इसको सिक्योर करने की कोशिश किया। बट जो मैंने यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, आलोक है, देन @123 मैंने डाला था, और ये यहाँ पे 123 है। एट द रेट की जगह उसने कुछ यहाँ पे और मोर करेक्टर्स उसने ऐड कर दिए है उसके जगह पे। ठीक है, बट ये मेरा डेटा है एंड ये डेटा मुझे यूआरएल पे विजिबल है। ठीक है, तो ये होता है गेट रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में। मैंने जैसा बताया था कि गेट रिक्वेस्ट के दौरान पे हम जब भी कोई डेटा डाल रहे होंगे या भेज रहे होंगे, देन वो डेटा मुझे अपने यूआरएल पे विजिबल होगा। सबसे पहली बात, वो डेटा क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, यानी क्यूरी स्ट्रिंग यानी क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि दो चीज था मैंने बताया था, एम्परसेंड से वो सेपरेट हो जाएंगे, एम्परसेंड लगा हुआ है एंड की वैल्यू पेयर पासवर्ड का भी है। देन एक और चीज मैंने बताई हुई थी, हाँ मैंने ये भी बता दिया कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, डेटा विजिबल होगा, लिमिटेड डेटा ही हम इसमें सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं गेट रिक्वेस्ट के बारे में, क्योंकि इसमें यूआरएल के में ही हमारा डेटा ये जा रहा होता है। ठीक है, अभी हम इसको फेच करेंगे, अभी हम वो करके आगे दिखा रहे होंगे।
देन अगर सेम चीज मैं इस रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ अगर करता हूँ, ठीक है, इस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ अगर मैं कुछ डेटा सेंड करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ये इसने मुझे भेज दिया स्लैश रजिस्टर्ड पर, बट इसके साथ यूआरएल के फॉर्मेट में कोई भी डेटा, यूआरएल में कोई भी डेटा नहीं गया है। दूसरी चीज, इसका जो डेटा है वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर है, ठीक है, वो हमें विजिबल नहीं होगा ऐसे। तो इस वजह से ये थोड़ा सिक्योर होता है, ये थोड़ा कम सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें यूआरएल में फॉर्मेट में डेटा दिख रहा होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट के दौरान पे हम किसी भी टाइप का डेटा भेज सकते हैं, बट गेट रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में हम केवल स्ट्रिंग टाइप का डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें मैंने बता दिया जितना बताना था। अब आप बताओ, आपको इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने फ्रंट एंड में अभी केवल इसको करके दिखाया है, अभी मैं इसके बैक एंड के साथ इसको अटैच करके एंड देन इस पे रिक्वेस्ट राउट भेज के फिर मैं इसको क्रिएट करूंगा, तब उसको आप और डिटेल में समझ पाओगे। अभी के लिए फिलहाल बताओ कि गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। नो सर। पोस्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली मैंने आपको बताया कि पोस्ट रिक्वेस्ट में जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग सर्वर पे डेटा को भेजने के लिए करते हैं। मतलब कोई भी डेटा अगर आपको सर्वर को भेजना है तो उसलिए आप पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करोगे। अभी आपको इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने गेट से भी वही किया, देन पोस्ट से भी वही किया। लेकिन अभी आप जब रेस्टफुल एपीआई पढ़ रहे होगे देन आपको समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देन जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो आपके पास जो रिक्वेस्ट जा रही होती है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट ही होती है। डेटा हम लोग इसमें रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर ही होगा, जो जो भी डेटा हम सेंड करेंगे वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होगा, वो यूआरएल में नहीं विजिबल होगा। जैसे गेट में यूआरएल पे विजिबल था ना, की वैल्यू पेयर में स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्यूरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, डेटा विजिबल नहीं होगा, डेटा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जा रहा होगा, और इसी रिक्वेस्ट बॉडी की हेल्प से हम डेटा को फेच करेंगे, अभी करके दिखाएंगे। देन मैंने बताया कि इसको यूज्ड फॉर एक्शन दैट चेंज डेटा ऑन द सर्वर। ये मतलब सपोज आपको कोई चीज डेटा भेजना है सर्वर पे, कुछ क्रिएट करना है, देन आप पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करोगे। ये थोड़ा सा सिक्योर है, अगर इन कंपैरिजन टू गेट अगर देखें तो ये उससे बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि हमें मेरा डेटा विजिबल नहीं है यूआरएल पे। सबसे बड़ी इसकी वो पॉइंट था कि इसने गेट रिक्वेस्ट के फॉर्म में ये विजिबल था, बट डेटा मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट के फॉर्म में विजिबल नहीं है यूआरएल पे। तो वो थोड़ा सिक्योरिटी इसकी इनहेंस कर दिया इसने। तो मोर सिक्योर फॉर सेंडिंग द सेंसिटिव डेटा कंपेयर टू द गेट। एनी टाइप ऑफ डेटा आप सेंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आप गेट रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में केवल लिमिटेड डेटा और स्ट्रिंग टाइप का डेटा भेज सकते हो, बट इस फॉर्मेट में आप किसी भी टाइप का डेटा, जितने भी टाइप का आपने डेटा पढ़ा है, जेसन फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, एचटीएमएल फॉर्मेट में, एक्स वाई जेड, आपने किसी भी फॉर्मेट में जो डेटा पढ़ा हुआ है उस फॉर्मेट में आप अपने डेटा को सेंड कर सकते हो, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम। और देन मैंने यही चीज़ बताया कि सपोज यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो और गेट, यहाँ पे आप किसी का नाम लिखते हो, सपोज मैंने अपना ही नाम उठा लिया, देन आपने कोई पासवर्ड एंटर किया, देन आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक किया, ये इस फॉर्मेट में जो आपका रिक्वेस्ट गई वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट ही होगी। गेट के साथ भी मैंने वहाँ किया, लेकिन वहाँ पे स्पेसिफाई किया मैंने कि मेथड में कौन सा यूज करना चाहता हूँ, गेट यूज करना चाहता हूँ, इस वजह से वो रिक्वेस्ट मेरी गेट के फॉर्मेट में गई, ठीक है। लेकिन फॉर्म जब भी सबमिट होता है तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है वो पोस्ट रिक्वेस्ट ही होती है। इसीलिए गेट रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में आपको यूआरएल पे डेटा दिख रहा था, बट पोस्ट रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में आपको डेटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और इसका जो डेटा होगा वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होगा, अभी हम उसको फेच भी करके दिखाएंगे आपको। अब कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? बताइए, कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बताइए आप। किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? नो सर, नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, बैकएंड की फर्स्ट टू मतलब ईजेएस तक किसने किसने पढ़ा है, यह जरा आप बता सकते कोई? असीत जैन जी, आपने पढ़ा है बैकएंड की क्लास? असीत जैन जी, जैना जी, जो भी है। यस सर। हम्म? अ, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आवाज नहीं आ रही आपकी सही। थोड़ा नेटवर्क इशू है सर। आपने पढ़ा है?
हाँ सर। हाँ, पढ़ा है। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ वो बताइए मुझे, ठीक है? माइक ऑन कर लीजिए आप। बाकी लोग भी रेडी रहो। ऑन करेंगे आप अपना माइक? जी सर। हेलो। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे सर्वर क्रिएट करना है। सपोज अब मैं बैकएंड पे वर्क करना चाहता हूँ, अभी तक तो मैं फ्रंट एंड में था, ये प्रेजेंट, हाँ फ्रंट एंड पे था। इस बैकएंड फोल्डर के अंदर मैं जाना चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मैं मिसलिनियस के अंदर हूँ, ठीक है, इसके अंदर हूँ। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बैकएंड फोल्डर के अंदर जाना है। वन। देन बैकएंड फोल्डर के अंदर जाने के बाद मुझे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस को यूज करना है, सर्वर क्रिएट करना है, उसे लिसन करना है, देन रिक्वेस्ट भेजनी है कि सर्वर इज वर्किंग वेल, होम राउट पे आप भेज दो। बताओ ये हम कैसे करेंगे? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम है समझने में? नहीं सर। नहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता पाओगे, हाँ या ना में जवाब दो आप। बता पाओगे आप? बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बताइए। मैं दे रहा सर। मैं कह रहा हूँ कि मुझे सर्वर क्रिएट करना है, एक्सप्रेस का एक्सप्रेस को इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। देन उसको हाँ सर। मुझे उसका यूज करना है एंड रिक्वायर करके उस पर सर्वर क्रिएट करना है, उसे लिसन करना है, देन एक रिक्वेस्ट होम राउट पे सेंड करना है कि सर्वर इज वर्किंग वेल। बस इतना काम करना है। आप कर पाओगे? आप हाँ या ना में मुझे जवाब दे दो। अगर आप कर पाओगे देन बोलो, नहीं कर पाओगे देन बोलो। नो सर। आप अगर ट्राई करना चाहते हो, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तब मैं हेल्प करूंगा, ऐसी नहीं है कि हेल्प नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। नहीं बता पाओगे आप? दीपक कुमार जी आप ट्राई करोगे? चंदन जी, सर दीपक कुमार जी ट्राई करोगे? आप सर्वर क्रिएट करोगे? मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ सर। अरे भाई, आपको शेयर थोड़ी ना करना है, केवल बोलना है जो मैं कहूंगा। ये कर पाओगे आप? मैं अगर जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? एक्सप्रेस को इंस्टॉल करवाना है, देन उसको रिक्वायर करना है, देन उसे लिसन करना है उसकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को, देन हमें एक रिस्पॉन्स उसे सेंड करना है कि सर्वर इज वर्किंग वेल एट द होम राउट। एनपीएम से करके एनपीएम आई करके सर एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं, इतना मालूम है। देन उसके आगे आपको कुछ नहीं मालूम है? क्या बात कर रहे हो यार। चंदन जी आप ट्राई करोगे? यस सर। हाँ चलिए बताइए आप ही। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे कुछ चेंजमेंट है। देखिए हम सी ड्राइव के मिसलीनियस फोल्डर के अंदर है, मतलब हम इस फोल्डर के अंदर है, और दो फोल्डर्स हैं बैकएंड और फ्रंट एंड। हमें इस बैकएंड के अंदर ही अपना जो भी सर्वर है उसे सेटअप करना है। तो मैं बैकएंड के अंदर कैसे जाऊंगा ये बताइए पहले। तो सीडी डॉट से सी डी डॉट चेंज मतलब? ड्राइव सीडी सी डी डॉट। आगे? यस, इसे ड्राइव सीडी डॉट सी डी डॉट 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 और इंटर कीजिए सर। एंटर कर दें? हो गया इंटर सर। दो बार या एक बार? एक बार सर, शायद एक बार। कंफ्यूजन हो गया सर। कंफ्यूजन आप एक हो बार गया भैया। सीडी डॉट एक बार सीडी टाइप कीजिए। करना है मुझे, बैक नहीं थोड़ा जाना है सा मेरे थोड़ा भाई। सा इस मिसलीनियस के अंदर ही बैकएंड नाम का फोल्डर है, तो सीडी के अंदर डायरेक्ट आपको बैकएंड लिखना है, ठीक है। आप तो बैकएंड के सॉरी अंदर सर, एंटर हो गए। तो हमको हम ड्राइव चेंज कर लें। हाँ, सी ड्राइव के अंदर मिसलीनियस के अंदर आप बैकएंड के अंदर आ चुके हो। अब बताओ हमें क्या करना है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है सर? हाँ, मुझे एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। क्या अब क्या कमांड लिखना करना है है? सर, आप बताइए ना। एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है मुझे। एनपीएम आई एक्सप्रेस, एनपीएम आई एक्सप्रेस। हाँ चलिए आगे बताइए। हाँ एक मिनट, गलत प्रेस हो गया। नेक्स्ट।
ये एक्सप्रेस की जगह एक्सप्रे हाँ इंस्टॉल हो रहा है। एक्सप्रे होगा। एक मिनट रुक जाइएगा। एक्सप्रेस हुआ, एक्सप्रे हो गया। एक काम करते हैं, सीडी बैक जाते हैं, देन इस बैकएंड नाम की फोल्डर्स को जो बना हुआ है उसको हम डिलीट कर देते हैं। एक मिनट, चाहे तो आप नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दो, हम पूरे बैकएंड को डिलीट मार दे रहे हैं। रिमूव बैकएंड, ठीक है, कंफर्म या एंटर, डिलीट हो गया। तो बैकएंड नाम का यहाँ से फोल्डर चला गया, ठीक है, क्योंकि गलत स्पेलिंग की वजह से वो गलत चीज़ इंस्टॉल हो गया था। देन मैं अभी इसको क्लियर कर लेता हूँ एंड फिर से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, dir, ठीक है, और बैकएंड कर देता हूँ। ठीक, ये बैकएंड नाम का फोल्डर आ गया। देन मैं इस बैकएंड के अंदर एंटर करता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसके अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, S, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेस मेरा इंस्टॉल। अब यहाँ पे मेरा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। आप देखोगे जब भी एक्सप्रेस इंस्टॉल होगा तो एक नॉट मॉड्यूल्स आएगा, पैकेज डॉट जेसन आएगा और पैकेज आ जाएगा। इतना हो गया। चंदन जी आगे बताइए, अब मुझे क्या करना है? अब करेंगे जहाँ को आवाज नहीं आ रही आपकी सही मतलब से। कैसे करना है? अब क्या करेंगे, मतलब मुझे सर्वर हेलो। क्रिएट करना है ना, तो बैकएंड के अंदर ही क्रिएट करना है। उसके लिए मुझे एक फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैकएंड नाम इंडेक्स का डॉट जेएस नाम की एक फाइल मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स डॉट जेएस नाम की एक फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। देन इसके अंदर मुझे अब क्या करना है, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, सर्वर मतलब उसको लिसन करना है, देन एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करना है कि सर्वर इज वर्किंग वेल एट द होम राउट। आप बताओ ये चीज हम कैसे करेंगे? तो अब सबसे पहले सर रिक्वायर करेंगे, मतलब एक वेरिएबल जैसे Const या फिर वेर एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस देन एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे और फिर एक्सप्रेस को आप रिक्वायर कर लो। आगे बताओ। अब इसके फंक्शन को एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देंगे। ऐप नाम का एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम एक्सप्रेस को और इसके कर लेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन बना लेंगे। देन अब हो सकता है मतलब कौन में ही पोर्ट रख लीजिए, पोर्ट भी कर लीजिए। चलो पोर्ट भी बना लेते हैं, एक पोर्ट बना लेते हैं, आपकी 8080 पोर्ट हो गया। देन अब ऐप डॉट लिसन सर्वर क्रिएट करेंगे यहाँ से, लिसन, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें पास होती है, एक पोर्ट होगा, ठीक है, पोर्ट, उसके बाद then कॉलिंग फंक्शन होगा यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स से पैरामीटर में रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। नहीं, यहाँ पे पैरामीटर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आप इम्पटी छोड़ दो। देन वो केवल लिसन करेगा, ऐप इज लिसनिंग पोर्ट, ठीक है। देन जो भी पोर्ट है वो यहाँ से आ जाएगा, 8080 को वो लिसन कर लेगा। देन आपको क्या करना था, होम राउट पे आपको बस एक चीज लिखनी थी, ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट आपको बेसिकली देना है कि जैसे ही अगर कोई यूजर होम राउट पे रिक्वेस्ट भेजे देन उसे क्या रिस्पांस मिलना चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा, देन उसे रिस्पांस मिलेगा, और रिस्पांस उसे क्या मिलेगा कि उसे रिस्पांस में सेंड कर देता हूँ। रिस्पांस सेंड करने के लिए बेसिकली हम ये यूज करेंगे, एंड रिस्पांस हम सेंड कर देते हैं सर्वर
इज वर्किंग वेल। ठीक है, सर्वर अच्छे से काम कर रहा है, बस इतना काम मुझे करना है होम राउट पे। अब सर्वर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड लिखेंगे चंदन जी? हो सकता है सर नोडमून हो तो नोडमून से, नहीं तो नोड फाइल नेम, नोड फाइल नेम, फाइल कौन सी है? इंडेक्स डॉट जेएस नाम की। इंडेक्स डॉट तो जेएस। अगर मेरा सर्वर काम कर रहा होगा तो ये बिल्कुल लिसन कर रहा है, ऐप इज लिसनिंग पोर्ट 8080। तो अब मुझे कौन से इस पे रिक्वेस्ट पे जाना है, मुझे ये ओपन करना लोकल है, होस्ट, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट देन इस होम राउट कितना पे जा पोर्ट था चले जाओ। सर? ठीक है, सर्वर मेरा अच्छे से काम कर रहा है, सर्वर इज वर्किंग वेल। ठीक है, अब मेरा सर्वर काम कर रहा है। देन ये तो काम हो गया कि 8080 पे अब रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर लिसन कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, कहाँ पे बेसिकली मुझे रिक्वेस्ट भेजना है? क्योंकि अभी के लिए फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली मैंने एक राउट क्रिएट किया था यहाँ पे स्लैश रजिस्टर्ड पे। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ ये स्लैश रजिस्टर्ड पे ना तो जाके मैंने क्या समझ लिया ना। आप अपना माइक बंद कर लो अब। ठीक है, ऐप डॉट गेट कर दो और स्लैश रजिस्टर पे ही मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। स्लैश रजिस्टर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा एंड देन एक रिक्वेस्ट आएगा एंड देन रिस्पॉन्स आएगा। आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया, आप तुरंत वहाँ पे बता देना मेरे को। ठीक है, देन मैं यहाँ से एक रिस्पॉन्स सेंड करूंगा। अब ये सारा काम मैं तब करूंगा, अभी फॉर्म सबमिट होने के बाद जो रिक्वेस्ट जा रहा था वो फाइल फॉर्मेट में जा रहा था, आप देख रहे होगे 127.0 पॉइंट कुछ ऐसे करके आ रहा था। मैं चाहता हूँ अब वो रिक्वेस्ट जो जाए ना, जब फॉर्म सबमिट हो तो वो HTTP रिक्वेस्ट जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे URL उसके लिए स्पेशली क्रिएट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। देन मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड करके मैं वहां पे मैसेज देना चाहता हूँ, गेट रिक्वेस्ट या गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, बस इतना मैं लिखना चाहता हूँ। और सेम चीज मैं करना चाहता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, कि अगर मैं पोस्ट के साथ भेजूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कौन सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ? पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही स्लैश रजिस्टर पे रिक्वेस्ट जाए तो वो कौन सी रिक्वेस्ट जाए? पोस्ट रिक्वेस्ट, और वहां पे क्या मैसेज आए? पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं चाह रहा हूं कि ऐसा हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं करके दिखा रहा हूं, ये ऐसे नहीं होगा। अब आपको स्लैश रजिस्टर पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, और अभी आप स्लैश रजिस्टर पे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजोगे, स्लैश रजिस्टर। ठीक है, स्लैश रजिस्टर पे आपने रिक्वेस्ट भेजा, तो अभी के समय में यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल है। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने बताया कि यूआरएल पे आप कोई भी चीज पेस्ट करोगे, जो रिक्वेस्ट जाएगी वो एक गेट रिक्वेस्ट होगी, इस वजह से गेट रिक्वेस्ट यहाँ से वर्क कर रहा है, पोस्ट अभी नहीं करेगा। आप कितनी बार अभी रिक्वेस्ट भेजोगे वो गेट रिक्वेस्ट ही जाएगी। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट आपको भेजने के लिए आप सिंपली या तो हॉपस्कॉच पे चले जाओ या तो थंडर क्लाइंट पे देख लेना। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ हॉपस्कॉच पे। ठीक है, मैं यही यूआरएल इसको कॉपी करूंगा, देन हॉपस्कॉच पे जाने के बाद इसको फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा ना। आई होप आपको विजिबल होगा। और यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा HTTP वर्ब पे मैं कौन सी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ? गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। देन अगर मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड किया है तो मेरी उससे उम्मीद होनी चाहिए कि वो गेट रिक्वेस्ट गेट रिस्पॉन्स रिसीव्ड का वो मुझे मैसेज शो करे। ठीक है, यही तो मेरी होप होगी। तो इसने मुझे वही मैसेज शो किया है जो मैंने वहां से उसको सेंड किया था, जो रिस्पॉन्स गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड। देन अगर मैं यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट किया, क्योंकि नॉर्मली हम कोई भी यूआरएल पेस्ट करते हैं देन उसको सर्च करते हैं तो वो एक गेट रिक्वेस्ट जाता है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं उसके साथ कोई भी डेटा नहीं भेजूंगा, कुछ हेडर वेडर कुछ नहीं भेजूंगा, ओनली सिंपली एक मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और मैं इसी यूआरएल पे भेजना चाहता हूँ। मैं जस्ट सेंड करूंगा और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव का मैसेज आएगा। आई होप आपको विजिबल होगा, ये मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट गया हुआ है। बट हम अभी हमने वो काम किया था उसको हम कैसे कर पाएंगे? हम जैसे हम चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट हो एंड देन कुछ हो, ऐसा कुछ आए। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रंट एंड पे ये फॉर्म बनाया हुआ था,
तो कुछ नहीं, आप इस HTML फॉर्म पे जाओ, यहाँ पे जो URL है ना जहाँ पे एक्शन आप रीडायरेक्ट कर रहे हो, आप उसे वही पूरा HTTP करके आप उसे वो URL दे देना, HTTP देन लोकल होस्ट 8080/register पे ये एक्शन होना चाहिए। देन आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करोगे, आपके पास जो हॉपस्कॉच पे रिस्पॉन्स आ रहा था ना, वही रिस्पॉन्स अब आएगा। अब मैं इस पेज को खोलता हूँ, मैं इस फ्रंट एंड के अंदर जाके इसको खोलूंगा एंड देन हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो देखना बैकएंड में जो आपने डेटा रिस्पॉन्स किया है ना उस यूआरएल पे, वो यूआरएल पे चला जाएगा। आप देखो इस फॉर्म पे हो, मैंने इसे रिफ्रेश किया, देन अभी के लिए मैं इस पे सौरभ भेज देता हूँ एंड देन पासवर्ड में कुछ भी रैंडम पासवर्ड मैंने ऐसे ही भेज दिया। देन रजिस्टर पे क्लिक किया एंड ये देखो आपको ये सेव करने का ऑप्शन आ गया आपके पास। ये देखो आप कहाँ रिडायरेक्ट हो गए, गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, आप रिडायरेक्ट हो गए वही जो मैंने वहां पे क्रिएट किया था ना राउट, लोकल होस्ट 8080/registered। और आपका देखो यहाँ पे जो डेटा गया हुआ है वो एज अ क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पे गया हुआ है यूजर की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन मार्क के बाद। और यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स भी आया क्योंकि मैंने बैकएंड से इसको रिस्पॉन्स सेंड किया था, गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अब ऐसे ही फॉर्म क्रिएट होगा, आपको जो भी रिस्पॉन्स सेंड करना है बैकएंड में उसका पूरा फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसी टाइप का डेटा आप उसको सेंड कर रहे होगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। सिमिलर केस अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ, आप सेम नेम करके आप कुछ भी रैंडम पासवर्ड देके पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो, तो देन वो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड वाला मैसेज होगा, क्योंकि अब वो यूआरएल पे वो डेटा आपको विजिबल भी नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा आपका कहाँ पे होगा, ये डेटा आपका रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होगा बेसिकली। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं थोड़ा और डिटेल में अगर बात करूं तो देखना, पहले इतनी चीज बताओ, मैंने जो आपको बताया वो चीज समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना में जल्दी जवाब दो मुझे, जल्दी बताओ, आप लोग बहुत टाइम लगाते हो भाई। जितनी चीजें बताई वो चीज समझ में आया, हाँ चंदन जी आपको आ गया, दीपक, भूमिका जी, असित, हाँ सर, आया समझ में। हाँ आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, हाँ कुछ कहना है आपको, भूमिका जी कुछ बोलना है आपको? हाँ, रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दें, क्या चीज रिपीट कर दें आप बताइए। ये पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट वाले में कुछ नहीं था, मैंने कहा पोस्ट रिक्वेस्ट जैसे ही आप करोगे, सपोज आप यहाँ पे भेजते हो, आपने यहाँ पे नेम भेजा, देन पासवर्ड भेजा, आपने वहाँ पे राउट डिफाइन किया हुआ है बैकएंड के अंदर। आप जैसे ही इस बैकएंड के अंदर जाओगे, देन आप index.js के अंदर जाओगे, आपने देखो यहाँ पे एक राउट क्रिएट किया हुआ है app.post, आप यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो /registered पे, और जैसे ही कोई पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी /registered पे, देन आपने वहाँ पे रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स डेट सेंड रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड का आपने मैसेज सेंड किया है, क्योंकि अगर इस राउट पे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी तो देन आपने फ्रंट एंड पे आपने क्या किया हुआ है, पोस्ट रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे सेंड किया हुआ है, और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आपने आप यहाँ से भेजोगे इस फॉर्म को, जैसे ही सबमिट होगा यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी और वो किस सेक्शन पे जाएगी, HTTP लोकल होस्ट 8080/register पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। वही पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे भी जा रहा है, जैसे ही आप कोई नेम लिखते हो एंड देन पासवर्ड लिखोगे, देन रजिस्टर पे जैसे ही प्रेस करोगे जो आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। पोस्ट रिक्वेस्ट आपका जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट के दौरान पे जो भी डेटा होता है वो आपका यूआरएल पे विजिबल नहीं होगा, बस इतनी सी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी तो मैं यहाँ पे जैसे गेट रिक्वेस्ट कर रहा है देन पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फिलअप किया, उस डेटा को हम कैसे फेच कर पाएंगे। गेट रिक्वेस्ट का जो डेटा होता है वो बेसिकली हमें दिख रहा होता है यूआरएल के अंदर, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट के डेटा को हम, अगर सपोज आपका जो डेटा जा रहा है, कोई मुझे बताएगा अच्छा गेट रिक्वेस्ट का डेटा हम कैसे फैच कर पाएंगे, अगर जो भी मुझे बता लेगा मैं समझ जाऊंगा उसने सीरियसली से क्लास देखा है। कोई है मुझे जो बता देगा गेट रिक्वेस्ट का डेटा अगर मुझे फेच करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? चलो मुझे जिससे उम्मीद है उससे रहती है इसमें। क्या, फिर से आप बताइए। फैच से एग्जॉस्ट मतलब करके नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं।
क्योंकि गेट रिक्वेस्ट पे फॉर्म सबमिट होने के बाद वो डेटा हमें दिख रहा है कहीं पे ना, दिख रहा है ना यूआरएल पे, वो यूआरएल पे दिख रहा है एंड देन किसी फॉर्मेट में है, ठीक है। हाँ आई होप आपको जी, समझ में आ रहा होगा। बॉडी से हो जाएगा सर, किससे? बॉडी से सर। नहीं भैया, गलत ये है। तो यूआरएल में दिख रहा है। हाँ, यूआरएल में दिख तो रहा है बट वो बॉडी में कहाँ दिखा है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में तो पोस्ट का डेटा होता है ना। गेट रिक्वेस्ट आपको तो सर साक्षात, गेट का आप बोल रहे हैं? हाँ, गेट रिक्वेस्ट आपको साक्षात दिख रहा है यूआरएल के अंदर। ओके ओके सर, और वो डेटा आपको किस सर फॉर्मेट में है? परम से रिक्वेस्ट होगा, नहीं, परम्स में भी नहीं है। रिक्वेस्ट बॉडी क्यूरी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट के फॉर्मेट परम में से है। होगा। क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भाई। और क्यूरी स्ट्रिंग को आपको एक्सेस करना मैंने बताया हुआ है। आप ये सब चीजें मैंने बोला था ना, ध्यान ध्यान से रिवाइज किया करो। मैंने बताया था ना क्यूरी स्ट्रिंग के डेटा को हम कैसे फेच करते हैं। मैंने ये चीज आपको दिखाया था अभी करके कि क्यूरी स्ट्रिंग का जो डेटा होता है उसे हम किस तरीके से फेच कर पाएंगे, ठीक है। जो गेट रिक्वेस्ट में जो डेटा होता है वो रिक्वेस्ट के क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जा रहा होता है। क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मेरा जो डेटा होगा वो मुझे विजिबल होगा यूआरएल पे। तो उस क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अगर मेरा डेटा है तो मैं उसे पा सकता हूँ। कैसे? वहां पे मैंने दो चीज डाली थी, एक यूजर डाला है नेम में एंड देन एक पासवर्ड डाला है जो पास नाम से मैंने उसे डिफाइन किया हुआ है। और ये दोनों डेटा मेरा रिक्वेस्ट की क्यूरी स्ट्रिंग में है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ इन दोनों डेटा को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्यूरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी मैं डेटा सेंड करता हूँ उसे मैं रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के फॉर्मेट में उसे फेच कर सकता हूँ। और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर मेरा यूजर भी होगा, मेरा पासवर्ड भी होगा। देन आप यहाँ से वो मैसेज डाल सकते हो जैसे ही वो जाए, हाय देन यूजर नेम योर पासवर्ड इज दिस, ये मैसेज आप डाल दो, हाय। एक काम करते हैं, इसको टेम्पलेट फॉर्म में भेज देते हैं, इस फॉर्मेट में, ठीक है। हाय, देन जो भी यूजर होगा, सपोज कोई भी यूजर यहाँ पे होगा, थैंक यू फॉर रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। एंड अगर आपको पासवर्ड भी चाहिए देन पासवर्ड भी आप लिख सकते हो, क्योंकि पासवर्ड एक सेंसिटिव डेटा होता है जिसे हम नहीं शो करना चाहते। बट अभी के लिए मैं आपको करवा के दे देता हूँ, ठीक है। योर पासवर्ड इज देन, ठीक है, पास करके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको आनी चाहिए भाई साहब। मैंने आपको कई बार बता दिया कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आप जब भी प्रोजेक्ट करोगे ना, ये यही सारी चीज़ें होंगी जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। रिक्वेस्ट, क्योंकि स्लैश रजिस्टर्ड आपका जैसे आप गेट रिक्वेस्ट करोगे देन वो जो डेटा आपका यूआरएल में विजिबल होगा वो क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। और क्यूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए मैंने बताया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी का, क्यूरी में आपको क्यूरी स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। उसका आपको यहाँ पे बस की के फॉर्मेट यहाँ पे डालने हैं, उसकी वैल्यूज इसी के जगह पे आ जाएगा। आपने एक की डाल दिया यूजर, देन उसकी जो वैल्यू होगी वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देन यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होते हुए आपको दिखेगा। ये बहुत सिंपल है क्योंकि ये विजिबल है यूआरएल पे। देन इसको एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना। देन अगेन मैं अगर इसी यूआरएल पे जाता हूँ एंड गेट रिक्वेस्ट में करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने किया अपना ही नाम मैं लिख देता हूँ एंड देन पासवर्ड मैं कुछ एंटर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे रैंडम कुछ मैंने पासवर्ड एंटर किया और जैसे ही मैं रजिस्टर्ड करूंगा ना, जो यूआरएल पे मैंने जो रिस्पॉन्स सेंड किया वो रिस्पॉन्स मुझे दिखेगा। देखो आप, हाय सौरभ, देखो यहाँ पे मैंने सौरभ उसका यूजर नेम उसने एक्सेस कर लिया यहाँ से एंड देन थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड योरसेल्फ, आपने रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर करने के लिए धन्यवाद एंड योर पासवर्ड इज SHAU123। ये मैंने पासवर्ड एंटर किया था, इस बार मैं उसे एक्सेस कर रहा हूँ इसलिए उसने कोई भी एडिशनल उसने सिक्योरिटी नहीं डाली है। मैंने यही पासवर्ड एंटर किया था, देन यही पासवर्ड मुझे मिला हुआ है, ठीक है। ये पासवर्ड है एंड ये बिल्कुल इजी है, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा है एंड क्यूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए आप रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी का आप यूज कर रहे होगे।
ठीक है, ये चीज आज मैंने बता दिया, आगे के वाले समय में आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने जैसा बताया कि इसमें जो डेटा होता है वो मेरा विजिबल नहीं होता है, मतलब कि ये यूआरएल पे विजिबल नहीं होता है, ये डेटा मेरा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होता है। देन इसे अगर मुझे एक्सेस करना है ना, तो वो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता कि ऐसे करके मैं यूजर लिख दूं एंड पासवर्ड लिख दूं एंड देन मैं उसे एक्सेस करूं रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर। करना तो मुझे ऐसे ही है, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये यूजर एंड पासवर्ड डायरेक्टली रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हम लोग ऐसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा और ब्राउजर उसे समझ नहीं पाएगा, एक्सप्रेस उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और वो चीज़ हमारे मतलब एक्सप्रेस को समझ में नहीं आएगा जो भी डेटा आ रहा होगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर है और वो सिक्योर्ड फॉर्मेट में है। उसको समझने के लिए भी यहाँ पे मुझे कुछ लाइनें यूज करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट को सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट का सेटअप करना होगा, जिससे कि वो पोस्ट जो भी रिक्वेस्ट आए वो उसे समझ पाए एंड देन एक अंडरस्टेबल फॉर्मेट में हमारा रिस्पॉन्स जा पाए। देन हमें बेसिकली उसे पार्स ही करना पड़ेगा, जो डेटा आएगा उसको पार्स करने के लिए आपको दो मिडलवेयर्स ध्यान में रखने हैं, वो मैं मिडलवेयर्स बता देता हूँ। ऐप डॉट यूज, आप याद रखना जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे होगे ना, देन आपको यही यूज करना है, ऐप डॉट यूज। फिलहाल के लिए मैं आपको करके क्या दिखा देता हूँ, चलो अच्छा, ऐप डॉट यूज। ठीक है, बिल्कुल डिक्टो यही लिखना है, एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड। ठीक है, यू आर एल सॉरी एनकोडेड। ठीक है, देन आपको क्या करना है, एक कर्ली ब्रेसेस लगाना, सॉरी स्मॉल ब्रेसेस लगाना है, देन कर्ली ब्रेसेस लगाना है और फिर एक्सटेंडेड को आपको ट्रू सेट कर देना है। ये सिंपल सी चीजें आपको करनी है। आपको क्या करना है, एक्सटेंडेड को ट्रू सेट कर देना है। ठीक है, ये आपको लाइन लिखनी है अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट को करना चाहते हो। बिना इस लाइन के पोस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आपका यूजर और पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये लाइन, ये मिडल वेयर्स बहुत जरूरी है। मैंने बताया था ऐप डॉट यूज बेसिकली मिडल वेयर को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, ये बेसिकली एक मिडल वेयर है जो क्या करता है, यू आर एल एनकोडेड डेटा को आपको रीडेबल फॉर्मेट में ले आता है। एक्सटेंडेड ट्रू का बेसिकली यही मतलब होता है कि आप नेस्टेड फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट का यूज कर पाओ, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, उसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, देन उसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। ये नेस्टेड फॉर्मेट में अगर आप ऑब्जेक्ट्स का यूज करना चाहते हो तो एक्सटेंडेड को आपको ट्रू सेट करना होगा और ये बेसिकली आपको डिक्टो लाइन ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। ये यूआरएल एनकोडेड डेटा को भेजने के लिए यूज होगा बेसिकली। अभी मैं ये चीज आपको करके दिखाता हूँ और इस लाइन के बिना भी आपको करके दिखाऊंगा। सेम लाइन मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, देन इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैं किसी पे भी भेज सकता हूँ और मैं यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा देन ये पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, एंड पोस्ट रिक्वेस्ट पे दिख रहा है, मैंने वहाँ पे डेटा दिया था, हाय चंदन, थैंक यू फॉर रजिस्टर योरसेल्फ, योर पासवर्ड इज CHAN123। ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड है एंड ये आपका रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर बेसिकली हमने क्या किया, इस डेटा को, जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड है ना, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर वो डेटा था और उस डेटा को हमने डिस्ट्रक्चर किया है यहाँ पे, एंड ये बिना इस लाइन के हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप मैं इसको करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं पासवर्ड कुछ दे देता हूँ एंड देन मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एरर आया उस लाइन की वजह से, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजर। ठीक है, यूजर की जो प्रॉपर्टी है उसे डिस्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, एज इट इज अनडिफाइंड, सॉरी, वो अभी अनडिफाइंड आ रहा है, उसको डिस्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है।
मतलब उसे यूजर अनडिफाइंड दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ पा रही है, ठीक है, तो वो उसे मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है एक तरीके से बेसिकली। तो उसी को अंडरस्टैंड कर पाए हमारा, ठीक है, एक्सप्रेस से अंडरस्टैंड कर पाए, देन पोस्ट रिक्वेस्ट भेज पाए, उसी के लिए हम लोग इस मिडलवेयर का यूज करते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। इसकी इसकी बेसिकली मैंने काफ़ी अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है, एंड इसका मैंने स्लाइड में भी इसको लिखा हुआ है, ठीक है, कि हैंडलिंग पोस्ट रिक्वेस्ट, आप पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी हैंडल करोगे तो दो फॉर्मेट में होगी, सेटअप द पोस्ट रिक्वेस्ट आउट टू गेट सम रिस्पॉन्स। आपको सेटअप करना पड़ेगा ताकि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या कर पाए, कुछ रिस्पॉन्स ले पाए, सम रिस्पॉन्स गेट कर पाए। देन पास पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा, उसे पार्स कर पाए। पार्स का मतलब मैंने बताया हुआ है आपको क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। देन इस लाइन को मैंने लिखा, दिस लाइन ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। आपको एक्सटेंडेड को ट्रू सेट करना है। इन एन एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन इज यूज टू पार्स इनकमिंग रिक्वेस्ट बॉडीज दैट कंटेन्स यू आर एल एनकोडेड डेटा। जो कि यू आर एल एनकोडेड डेटा को जो कंटेन कर रहा है उसे पार्स करने के काम आता है ये लाइन, ठीक है, उसे रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, टाइपली फॉर्म एचटीएमएल फॉर्म्स, ठीक है। ये बात आप समझ जाना कि ये लाइन क्या करेगी, बेसिकली इस लाइन का काम होता है जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है, उसे पार्स करेगा। पार्स इन द सेंस उसे रीडेबल फॉर्मेट में चीज़ों को कन्वर्ट करेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन उसके दी होगी उसको यूज करके उसे एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ताकि एक्सप्रेस उसे समझ पाए। ऐप डॉट यूज बेसिकली ये ऐड मिडलवेयर टू योर एक्सप्रेस ऐप। अगर कोई मिडलवेयर आपको ऐप ऐड करना है देन आप उसके लिए ऐप डॉट यूज का यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक मिडलवेयर यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस डॉट यू आर एल कोडेड, जो कि एक मिडलवेयर है। अ मिडलवेयर फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्रेस टू पास यू आर एल एनकोडेड डेटा, जो कि किस काम आता है ये एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड ये यू आर एल डेटा को पार्स करने के काम आएगा। जो भी यू आर एल एनकोडेड डेटा होगा उसे पार्स करने के लिए हम एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड का यूज करते हैं। एक्सटेंडेड ट्रू, जैसे कि मैंने बताया, एन ऑप्शन अलाउ अस टू रिच ऑब्जेक्ट्स एंड एरे टू बी इनकोडेड इन द यूआरएल फॉर्मेट, ठीक है। ये आप यूआरएल फॉर्मेट इन द सेंस कि मतलब आप इसमें नेस्टेड फॉर्म में चाहोगे तो आप एरे और ऑब्जेक्ट्स का यूज कर पाओगे। एक्सटेंडेड ट्रू ये हमें सेट करना पड़ेगा ताकि आप इसका यूज कर पाओ। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इट प्रोसेस फ्रॉम द डेटा, इट प्रोसेस फॉर्म डेटा, मतलब ये फॉर्म के जो डेटा होता है उसे प्रोसेस करता है, मेक इट अवेलेबल इन रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इसे अवेलेबल कराता है। ये लाइन का बेसिकली इतना ही काम होता है, जो आप यहाँ पे ये लाइन लिखोगे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू करोगे, इसका मतलब ही होता है प्रोसेस फॉर्म्स डेटा, जो फॉर्म के जितने भी डेटा होगा उसे प्रोसेस करेगा और उससे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में एज एन ऑब्जेक्ट वो उसे वहां पे भेज देगा। तो उसी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था, देन उस ऑब्जेक्ट को मैंने रीस्ट्रक्चर करके उसका यूज किया था। इफ अ फॉर्म सेंड्स अ डेटा नेम जॉन एज 30 है, इट कन्वर्ट्स टू लाइक दिस फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर देगा। यही है, ये इसने पार्स किया इस डेटा को, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट किया, क्योंकि ये डेटा जो ऊपर लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप डेटा कह सकते हो, सॉरी क्यूरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो डेटा है, क्योंकि यही रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जा रहा होता है, बेसिकली ये इसे कन्वर्ट करके कुछ इस टाइप का डेटा बना देगा, एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा बना देगा, जिसको यूज करना आसानी होगा, जब जिसको एक्सप्रेस समझ पाएगा। इस डेटा को एक्सप्रेस नहीं समझ पाएगा, इसीलिए हम इस लाइन का यूज करते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू, बस यही चीज है। एंड एक्सटेंडेड ट्रू बेसिकली हम लोग क्यों यूज करेंगे, अलाउ फॉर द नेस्टेड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया पर्सन नेम एंड जॉन बिकम्स पर्सन, फिर पर्सन के अंदर आपने नेम लिखा देन जॉन। फॉल्स, ये ट्रू रहेगा तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएंगे। अगर आप इसे फॉल्स कर दोगे देन आप केवल की वैल्यू पेयर्स को ही आप यूज कर पाओगे। तो ये कहानी थी इसकी, और इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फिलहाल आप 4 ही लोग हो, आज पढ़ाने में मजा भी नहीं आ रहा है, बच्चे भी कम हैं, बताइए। आप लोग एकदम शांत शांत से रहते हो ना, आप लोग कुछ पूछ रहे हो ना कुछ बोल रहे हो, बस रामायण कथा सुन रहे हो आप लोग। कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। पक्का आ गया? आप जब भी, अब ध्यान रखना, जब भी आप गेट के अलावा किसी भी रिक्वेस्ट का यूज करोगे, चाहे वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, पास रिक्वेस्ट होगी, पुट रिक्वेस्ट होगी, ये सब आप जब रिक्वेस्ट कर रहे होगे तो बेसिकली आप जब भी फॉर्म का यूज करोगे ना,
तो केवल फॉर्म दो ही टाइप के रिक्वेस्ट को समझता है, एक गेट रिक्वेस्ट, एक पोस्ट रिक्वेस्ट। आप अगर पैच रिक्वेस्ट का भी यूज करोगे ना तो आपको मेथड पोस्ट ही यूज करना पड़ेगा और उसको ओवरराइड करना पड़ेगा उस रिक्वेस्ट को पुट के रिक्वेस्ट में। ठीक है, वो उसे ओवरराइड करेगा उस पुट पोस्ट रिक्वेस्ट को। आप डिलीट रिक्वेस्ट यूज करोगे देन तब भी आप मेथड पोस्ट का यूज करोगे। डिलीट के लिए आप फिर उसे ओवरराइड करोगे। अभी हम ये सारी चीजें हम रेस्ट के अंदर समझ रहे होंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल जितने भी चीजें मैंने बताया है उसमें कुछ चीज समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप लोग, वरना मैं आपसे पूछूं। मैं पूछूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताइए भूमिका जी। ओके। हेलो हाँ हेलो हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए, बोलिए। हेलो। मेरी अच्छा वॉइस मैं आपके ये पास आ पूछ रही रही है? थी और ये हम अब हाँ आ रही है। मुझे ये पूछना था हम गेट और पोस्ट दोनों में नहीं दिखा है। हम किसी दूसरे सर्वर से गेट डेटा नहीं कर सकते इसमें। आपकी वॉइस जैसे टेक्स्ट बहुत और धीमे कोई आ रही, होता है बहुत इस स्लो तरह आ रही है। किसी को समझ में आया इन्होंने जो कहा? हेलो हाँ बताइए, हेलो थोड़ा लाउड बोलिए क्योंकि मेरी आपकी आवाज वॉइस आ रही बहुत। है। हाँ अब आ रही है, आप बताइए। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ जैसे हाँ ये हमने दोनों सेम ही गेट और पोस्ट कर दिया उसमें सेम ही यूआरएल पे जा रहा है राइट हाँ हाँ, डेटा। सेम ही हम यूआरएल पे जा रहा मतलब है। गेट डेटा जो है हाँ तो गेट हम्म, डेटा किसी दूसरे सर्वर से ले सकते हैं क्या हाँ तो बिल्कुल, वो हमारे हम सर्वर लेंगे ही। पे वो आए गेट मतलब क्योंकि वो अभी चीज़ हम मुझे ना करेंगे। दोनों सुनिए मेथड सुनिए, सेम ही मैं दिखते हैं समझ क्योंकि गया, सेम मैं ही समझ गया यूआरएल आपकी। रखा है ना। हाँ, स्लैश रजिस्टर पे ही मैंने आपको गेट भी करके दिखाया है, स्लैश रजिस्टर पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेजा। हाँ वो चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा हाँ जब हम रेस्ट में उसमें और भी एग्जांपल्स के साथ, जब हम रेस्ट में बेसिकली हम एक कोरा पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे ना, देन आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली हाँ समझ में आएगा। क्योंकि अभी तो मैं बस समझा रहा हूँ इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए। हाँ यही दोनों मेथड मेन है। आपको इन दोनों में एक डिफरेंस तभी पता चलेगा जब मैं सेम चीज़ पे दोनों चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिफरेंस हम तभी देख ओके पाएंगे जब हम सेम चीज पे दोनों चीज को अप्लाई करेंगे, तो वो इसीलिए मैं ये सेम चीज पे करा रहा हूँ। स्लैश रजिस्टर पे ही मैंने दोनों को भेजा है। ये हाँ चीज मैं अभी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है ना अपनी रेस्ट की ही होने वाली है। तो रेस्ट में हम्म हम लोग ये पूरी हाँ डिटेल्स में इस चीज को कोरा पोस्ट के थ्रू हम लोग समझ रहे होंगे। ठीक है। ओके हाँ मतलब मुझे जहाँ तक आइडिया है मतलब गेट मतलब हमें किसी सर्वर से डेटा लेना होता है हाँ, हमारे बस सर्वर उसी पे लिए उसके लिए ही उसको किया जाता गेट मेथड बोलते हैं और है। पोस्ट हाँ मतलब हमारे सर्वर से किसी और को कुछ भेजना होता है तो हाँ, उसको उसके पोस्ट लिए पोस्ट मेथड बोलते रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। हैं। हाँ ठीक है। और हाँ कुछ? तो ये दोनों में ना मुझे इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या जो डिफरेंस बताया ना आपको नहीं समझ उसमें आ रहा गेट और पोस्ट का है? अच्छा। ये जैसे कि मतलब हम दोनों किसी में को डाटा डेटा सेम ही भेजते किया हैं जाता है, पोस्ट किया जाता हाँ मतलब डेटा सेम है और है। यूआरएल गेट भी नाम सेम की है ऐसा एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कंफ्यूजन हो रहा है हाँ, तो मैं वो चीज़ मैं आपको पूरा पोस्ट में करके दिखाऊँगा। अभी के लिए मैं जो चीज़ मैं आपकी बात समझ गया, हम्म, आप कहना चाहते हो दोनों मैं स्लैश रजिस्टर पे ही भेज रहा हूँ तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो फिलहाल ये चीज़ मैं रेस्ट में आपको ज़्यादा क्लियरली बता पाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ से डेटा मैं लिखूँगा, देन उस चीज़ को मैं पोस्ट करूँगा। ठीक है? तो वो आपके वेबसाइट पे वो चीज़ रिफ्रेश होके वो ओके चीज़ चली जाएगी। ठीक है? तो वो चीज़ करके देखेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा-सा। जब हम फॉर्म पूरा क्रिएट करेंगे, जब हम पूरा पोस्ट पूरा ओके क्रिएट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे केवल एक चीज डिफरेंस कर रहा हूँ ओके कि अगर मुझे गेट रिक्वेस्ट में भेज रहा हूँ तो यूआरएल पे मुझे डेटा विजिबल हो रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो कोई डेटा वहां पे हाँ विजिबल वो हो रहा है, समझ मेरा डेटा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर है। देन मैंने बताया कि रिक्वेस्ट बॉडी से मतलब अगर रिक्वेस्ट बॉडी से मुझे डेटा लेना है, मतलब सपोज पोस्ट रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा है, उस डेटा को मैं कैसे एक्सेस करूंगा? उस डेटा को मैं रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से ही एक्सेस करूंगा। देन लेकिन उसके लिए मुझे एक मिडलवेयर का यूज करना होगा जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐप डॉट यूज हाँ आपका एट एक्सप्रेस द डॉट रेट यूआरएल एनकोडेड एक्सटेंडेड आपको ट्रू सेट करना होगा। ठीक है, इस लाइन का बस सिंपल सा यही मतलब है कि ऐप डॉट यूज इसलिए होता है क्योंकि आप मिडलवेयर यूज करने जा रहे हो। एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड बेसिकली एक मिडलवेयर है जो कि यूआरएल एनकोडेड डेटा को पार्स करने के काम आता है, यानी उसे अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिससे एक्सप्रेस उसे समझ पाएगा।
देन एक्सटेंडेड ट्रू आप नेस्टेड फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स का यूज कर पाओगे। बस ये लाइन आपको लिखना, अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे देन वो पास नहीं हो पाएगा ऑब्जेक्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट आपके पास नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये लाइन कंपलसरी आपको लिखना ही पड़ेगा। बस इतनी चीजें मैं यहाँ पे समझाया है मैंने अभी तक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वो तो समझ आ गई। हाँ, बस अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही समझो। जो भी आगे चीजें होंगी मैं बताऊंगा। ठीक है, वो चीज अभी मैंने किया ही नहीं है जो आप लोग अभी पूछ रहे हो। बस मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, वो आपको पूरा पोस्ट में अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक और ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लैश रजिस्टर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा ना, देन ये रिक्वेस्ट गया और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो पूरे तरीके से रिक्वेस्ट आ गया, हाय सौरभ एंड पासवर्ड भी आ गया। हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, स्लैश रजिस्टर पे गए, पोस्ट रिक्वेस्ट किया, देन एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाय अनडिफाइंड, थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड योरसेल्फ, योर पासवर्ड इज अनडिफाइंड। अब ये इसे पार्स नहीं कर पाया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ये इसे पार्स नहीं कर पाया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इससे यहाँ पे पास नहीं कर पाए, यहाँ पे भी अनडिफाइंड आ रहा है, देन यहाँ पे भी अनडिफाइंड आ रहा है। जबकि अगर मैं लोकल सर्वर लोकल होस्ट से डायरेक्ट अगर उसको मैंने किया, देन उसने मुझे पासवर्ड भी लाके दिया, देन उसने मुझे यूजर नेम भी लाके दिया। बट हॉपस्कॉच से जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड किया इस यूआरएल पे, तो उसने मुझे इन दोनों जगह पे अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड दे दिया। प्रॉब्लम क्या है कि मैं हेडर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने देखा कि कंटेंट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट HTML है, और वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट वो सेंड कर रहा है ना, वो इसको अगर मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है ना, तो इससे भी बचने के लिए आपको एक लाइन सेट करनी पड़ेगी। और ठीक है, ताकि आप सर्वर भी, अगर सर्वर से भी आप कोई चेंजमेंट करना चाहो तो वो भी आपका वर्क कर जाए। तो उसके लिए एक और मिडलवेयर है जो कि एक्सप्रेस डॉट जेसन है, यानी जेसन फॉर्मेट में जितने भी टाइप के डेटा होंगे, ठीक है, तो वो उससे भी पार्स कर पाएगा। आपको ये लाइन और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा जब आप हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट करो या थंडर क्लाइंट से, जहां से भी वहां से करो, तब वो उसे वहां से भी पार्स कर पाएगा। अभी के लिए फिलहाल मैं करके दिखाता हूँ, देन पोस्ट। अभी के लिए भी ये फिलहाल ये मिस्टेक दे रहा है, हाय यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। एक काम करते हैं, हेडर से मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट, एक मिनट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर एप्लीकेशन डॉट जेसन फॉर्मेट में मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। कंटेंट टाइप, रुको इसको मैं थंडर क्लाइंट से एक बार देख लेता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जस्ट अ मिनट ना, या मुझे लिखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लिखी लिखाई मिल जाएंगी। यहाँ से मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, और हेडर्स के अंदर मुझे एक्सेप्ट करना है कौन सा डेटा, एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में मैं डेटा ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहता हूँ एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, एक बार करके देखते हैं जेसन फॉर्मेट में इसे पास कर पाता है कि नहीं। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये इसे अनडिफाइंड क्लिक कर रहा है। जस्ट ए मिनट, हेडर्स एप्लीकेशन, कंटेंट टाइप HTML है। मैंने ये लाइन सही लिखा है ना? एक मिनट, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन ना, एक मिनट रुकिए।
ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन फॉर्मेट, ठीक है। इट पार्सेस जेसन डेटा एंड मेक इट अवेलेबल इन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। सही तो है, एक्सप्रेस डॉट जेसन स्पेलिंग भी सही है। देन क्या प्रॉब्लम आ गई? सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी, जब हम हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पे अनडिफाइंड अनडिफाइंड शो कर रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे रोज डेटा में एक चीज़ मैं देख लेता हूँ। सब कुछ तो सही है, कंटेंट टाइप एक काम करते हैं, यहाँ से मैं कुछ भेज देता हूँ, ठीक है। बॉडी से अगर मैं बॉडी में ही यहाँ पे कुछ भेज के देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ से कुछ सेंड नहीं कर रहा हूँ, शायद इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ से कुछ भेजता हूँ, रिक्वेस्ट भेज देता हूँ कुछ, सपोज मैं क्योंकि यहाँ पे यूज़र, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने वहाँ पे भेज रहा हूँ ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे कि क्योंकि अब मैं सर्वर से डायरेक्ट मैं उसको रिक्वेस्ट भेजने जा रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से ही वो शायद प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मैं भेज रहा था, देन वो रिस्पॉन्स जा रहा था। यहाँ पे तो मैं मेरे पास ये फॉर्म है, ठीक है। क्लाइंट साइड पे मेरे पास ये फॉर्म है, आई होप आपको समझ में आएगा। क्लाइंट साइड पे मेरे पास फॉर्म है, ठीक है, जिस पे डेटा है, और वो डेटा जैसे ही मैं रजिस्टर्ड क्लिक कर रहा हूँ, वो डेटा बैकएंड के पास जा रहा है, वो उसे यूज कर रहा है एंड देन आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर्वर क्लाइंट साइड पे ये फॉर्म है आपके पास, आप उस फॉर्म पे डेटा फिलअप आपने किया, देन आपने उसको जैसे ही रजिस्टर्ड किया और वो सर्वर के पास गया, सर्वर ने उससे फॉर्म का डेटा निकाला एंड देन उसको यूज किया रिस्पॉन्स में, और देन उस रिस्पॉन्स को आपको सेंड किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बट मैं इस हॉपस्कॉच से जब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे भी यूजर और पासवर्ड उसका सेंड करना पड़ेगा। तो मैं उसे जेसन फॉर्मेट में करूंगा। जेसन फॉर्मेट में मतलब यूजर, ये डेटा मुझे देना पड़ेगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो एरर आएगा मेरे पास। यूजर नेम, क्योंकि उसका मैंने नेम यूजर दिया हुआ है, तो यूजर नेम में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे सौरभ लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड देन पासवर्ड आपको लिखना है, तो मैंने वहाँ पे पास दिया हुआ था ना कि नेम में, देन वही नेम आपको लिखना है। देन पास इज इक्वल टू, आप पासवर्ड के फॉर्मेट में आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने कुछ ये पासवर्ड दे दिया। देन अब मैं अगेन यहाँ पे सेंड करता हूँ, देन देखते हैं, और यहाँ पे रिस्पांस देखते हैं। हाँ, इस बार रिस्पांस आ गया। क्यों नहीं आ रहा था रिस्पांस? क्योंकि कोई मैं डेटा ही नहीं सेंड कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म से वो डेटा लेगा ना। तो अब मैंने क्या किया है, बॉडी के अंदर जेसन फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे डेटा इसको दिया है, क्योंकि सर्वर साइड पे अब हमें इस हॉपस्कॉच से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे कुछ डेटा भी तो सेंड करना है ना। उसी डेटा का वो सर्वर यूज करेगा। देन आपको दिखाई दे रहा है, हाय सौरभ, थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड योरसेल्फ, योर पासवर्ड इज SAU123, यही पासवर्ड है आपका। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं क्लाइंट साइड पे जैसे ही रिक्वेस्ट कर रहा था ना, क्लाइंट साइड पे तो मेरे पास फॉर्म था, फॉर्म में मैं डेटा फिल कर रहा था, वो डेटा मैं जैसे ही रजिस्टर कर रहा था वो बैकएंड के पास जा रहा था, बैकएंड उससे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपका पासवर्ड और यूजर ने वो निकाल के उसको आपके रिस्पॉन्स में ऐड करके देन वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा था। बट हॉपस्कॉच पे मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं डायरेक्ट आपको URL पेस्ट करके उसे सेंड कर दे रहा था। तो सेंड कर रहा था, मैंने कुछ उसको भेजा ही नहीं, इसी वजह से वहां पे अनडिफाइंड आ रहा था, ठीक है। और अनडिफाइंड आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इस लाइन का एक तो यूज करना है आपको कि जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा अलाउ हो जाए, कि आप जेसन फॉर्मेट में डेटा भेज सको, ठीक है। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन का यूज करना है बैकएंड के लिए। देन आपको क्या करना है कि जब भी आप हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट भेजो, तो इस रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो भी आपने नेम की और यूजर नेम का नेम दिया हुआ है, जो कि हमने यूजर दिया था, एंड पासवर्ड का जो नेम दिया हुआ है, जो कि पास दिया हुआ था, उसी फॉर्मेट का यूज करके आप जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा मैंने भेजा, एंड प्रेस एंटर, देन आपका रिस्पॉन्स आ गया। वही सेम चीज आप थंडर क्लाइंट से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई थंडर क्लाइंट को यूज कर रहा है, यही सेम रिक्वेस्ट आपको भेजना है, देन बॉडी के अंदर आपको जाना है,
ठीक है, इस बॉडी, ये है बॉडी, एंड बॉडी के अंदर आपको जेसन फॉर्मेट में जो डेटा आपने सेंड किया था वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे सेंड करना है। बस ध्यान रखना है जो यूजर है, एंड यूजर के फॉर्मेट में आपको यूजर का डेटा भेजना है, एंड देन पासवर्ड के जगह आपको पास का यूज करना है, क्योंकि हमने नेम उसको वही दिया हुआ है। ठीक है, जो नेम होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको भेजना है वहाँ पे। तो ये पासवर्ड है, एंड देन जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे ना, आपका रिस्पांस आ जाएगा। एंड इस फॉर्मेट में जो रिस्पांस मेरे पास आया है, यहाँ पे कुछ अजीबोगरीबी रिस्पांस आ गया, एक मिनट, उसको मैं जेसन फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बॉडी के अंदर मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन फॉन्टेंट में चाहिए। जस्ट ए मिनट, या सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लेते हैं, टेक्स्ट प्लेन पे। ये आपका रिस्पांस यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है भाई? कंटेंट टाइप HTML सेट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एप्लीकेशन जेसन, जेसन फॉर्मेट में ये डेटा भी है। अच्छा 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 अच्छा, मैंने यूआरएल तो दिया ही नहीं है ना यहाँ पे। ये भगवान, कहाँ मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ? देन ये, एंड देन पोस्ट रिक्वेस्ट का मुझे यूज करना है, देन पोस्ट रिक्वेस्ट मैं करूंगा, एंड देन ये आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैंने ना यूआरएल यहाँ पे दिया है किस पे मुझे रिक्वेस्ट करनी है, ना पोस्ट मेथड का यूज किया हुआ था, एंड ये मैं भेज रहा था। देन आपको जो मिलेगा वही फॉर्मेट है, हाय सौरभ, थैंक यू फॉर रजिस्टर योरसेल्फ, योर पासवर्ड इज SAU123। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कैसे मैं गेट रिक्वेस्ट से डेटा मैंने लिया, कैसे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा लिया। यही तक था गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट का। आपको इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बताइए। आपको जितनी भी चीजें मैंने गेट और पोस्ट के बारे में बताया, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अभी आप पूछ लो। कोई भी दिक्कत है तो अभी आप पूछ लो, क्योंकि आप जब रेस्ट पढ़ रहे होगे ना, तो यही छोटी छोटी चीजें ही आप कर रहे होगे। मेन दो मेथड ही होता है, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। जितने भी और मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, या पुट या पैच या डिलीट, उन सब का जो मेथड होगा वो हम पोस्ट ही सेंड करेंगे, बट उस मेथड को हम ओवरराइड कर रहे होंगे आने वाले समय में। जो हम अगले मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग रेस्ट को स्टार्ट करेंगे। कुछ पूछना है आपको तो पूछिए। चलो ठीक है, किसी को नहीं पूछना है। चंदन जी आप अपना माइक जरा ऑन करो। चंदन जी माइक ऑन करिए अपना। मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ यस। हाँ, चंदन जी आपको समझ में आया सब कुछ? हाँ सर। आप मुझे बता दो गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस मैंने बात तो किया है यहाँ गेट पे। में क्या होता है, गेट में क्या होता है, जब भी हम डाटा को मतलब भेजते हैं फॉर्म के थ्रू, हम्म। तो उसका इंफॉर्मेशन यूआरएल में शो होता है, टेक्स्ट पोस्ट क्वेरी में? के टेक्स्ट क्वेरी के फॉर्म में। अच्छा और पोस्ट में सर बॉडी बॉडी में शो होता है। अच्छा, आप मतलब ये यहाँ बताओ कि हमसे कोई अगर मुझे रिसीवर गेट या रिक्वेस्ट यूजर का से डेटा बात फेच करना है, सुनना, गेट रिक्वेस्ट का डेटा अगर मुझे फेच करना है तो किस किस कैसे मैं फेच कर पाऊंगा? गेट रिक्वेस्ट मैंने किया, यूआरएल सर पे पोस्ट डेटा के मुझे थ्रू विजिबल है, बताया उसको मैं कि किसके थ्रू कर पाऊंगा? क्या लाइन लिखूंगा आप ये बताओ। यूजर को ही मुझे एक्सेस करना है, केवल यूजर को करना है, रिक्वेस्ट। पासवर्ड को नहीं करना है। हम्म। ओके ओके ओके, तो इसको सबसे पहले ये करेंगे। सॉरी सर, एक मिनट बता रहे हैं। उसको डी स्ट्रक्चर करेंगे पहले। हम्म। सपोज हाँ यूजर से हम लिए हैं, तो सिर्फ यूजर यूजर करके, और रिक्वेस्ट डॉट
यस, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से हम्म। उसको डीएक्स ये कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे, उसके बाद उसको अच्छा आप प्रिंट कर बताइए, देंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट जो भी हम कर रहे होते हैं उसका डेटा किसके अंदर होता है? यूआरएल पे होता है या बॉडी के कहीं और अंदर होता सर। है? कौन सी बॉडी के नहीं अंदर? नहीं नहीं नहीं, बॉडी के अंदर। किस बॉडी के अंदर होगा? ब्राउज़र के बॉडी के अंदर। क्या? किसके बॉडी के अंदर होगा? मतलब सर्वर के सब बॉडी के अंदर होगा, सर्वर चेक की करके नहीं मेरे निकाल भाई, देंगे। रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, स- रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर होगा। आप बंद करो अपना माइक। असीत जेना, आप अपना माइक ऑन करो। जी सर। आप बताओ, पोस्ट रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मैंने एक मिडलवेयर बताया हुआ है। उस मिडलवेयर क्या है, वो मिडलवेयर के बारे में आप कुछ बता सकते हो? कुछ बता सकते हो आप मिडलवेयर के बारे में, कि मिडलवेयर के बारे में मैंने क्या क्या अपडेट बताया? यूएस, अपडेट हम्म? यूएस, अपडेट यूएस। क्या? हेलो, अपडेट आपकी यूज। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? हेलो, ऐप डॉट यूज। ऐप डॉट यूज आगे? हेलो, हाँ हाँ, ऐप डॉट यूज आगे? बोलिए भाई, ऐप डॉट यूज आगे? दीपक कुमार, अपना माइक ऑन करो। दीपक कुमार, यस माइक सर। ऑन करो। हाँ आप बताओ जरा, कौन सा हाँ मिडलवेयर जी मैंने सर। यूज किया था पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए? पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए सर आप तो उसमें दिखाए थे सर, हॉट स्पॉट में जो आप दिखा रहे थे। भाई पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने शायद किया सर था, उसमें तो पोस्ट रिक्वेस्ट के दौरान पे मैंने बताया था, पोस्ट रिक्वेस्ट में वो डायरेक्ट एक्सप्रेस उसका डेटा नहीं पढ़ पाता, उसे पार्स करना पड़ता है। पार्स के लिए एक मैंने मिडलवेयर यूज किया था। उस मिडलवेयर के बारे में कुछ बताओ, वो मिडलवेयर क्या था? उसमें सर ध्यान नहीं आ रहा है सर। अच्छा मैं वो मिडलवेयर बताता हूँ, आप उसके एक वर्ड बताना। वो मिडलवेयर था ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। इसमें बताओ यू आर एल एनकोडेड का क्या रोल है? ओ, एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड का क्या रोल ओ, है? उसको सर अलग अलग फाइलों को रन करता है सर, बस बहुत हो वो गया। जो आप बता रहे थे। बस भैया शांत हो जाओ आप। भूमिका जी अपना माइक ऑन करिए प्लीज। भूमिका जी अपना माइक ऑन करिए। हेलो। हाँ बताइए, एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड का क्या रोल है था उसमें? सर वो सपोर्ट करता है यूआरएल को एनकोड करने में। यू आर एल एनकोडेड डेटा जो आएगा, जो रिक्वेस्ट बॉडी में यू आर एल एनकोडेड डेटा आएगा, उसे पार्स करने के लिए एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड का यूज किया हाँ जाता है। मिडलवेयर होता है बेसिकली ये। ऐप हाँ, डॉट यूज वो बेसिकली सपोर्ट एक करेगा। मिडलवेयर को हाँ जब भी आप यूज करने जाओगे, देन ऐप डॉट यूज का यूज करोगे। एक्सटेंडेड ट्रू यानी आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहते हो। ये चीज हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो कि पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी हम कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि कौन कौन से दो मिडलवेयर, एक तो मैंने ये मिडलवेयर बताया, दूसरा मिडलवेयर कौन सा बताया था जब हम सर्वर साइड से डेटा भेजेंगे? हॉपस्कॉच एक सर्वर है, वहां से मैंने डेटा भेजा था, क्लाइंट साइड से डेटा नहीं गया था। सर ऊपर एक आपने लाइन लिखी थी एक्सप्रेस जो क्या करके दी, ऐप डॉट यूज, नहीं याद है आपको? एक्सप्रेस डॉट यूजर कोड। हाँ चंदन जी बताइए, बताएंगे आप क्या? सर एक्सप्रेस डॉट जेसन सर। हाँ एक्सप्रेस डॉट, ठीक है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? जो बता रहा हूँ उस काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है?
आप उस चीज़ पे भी अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो और बोलोगे नहीं और कुछ पूछोगे नहीं ना, तो सब आपके माइंड से ऐसे ही चला जाएगा। मैं बहुत धीरे क्लास ले रहा हूँ, बहुत धीरे, ठीक है? आप समझ रहे हो? कोई और अगर मेरे जगह पे होगा ना, तो वो क्लास ऐसे भगा देगा ना, आपके दिमाग से कहाँ उड़ेगी क्लास पता भी नहीं चलेगा। ये आप जो पढ़ रहे हो ना मन स्टैक, इसमें इतना डिटेल में कोई आपको बताने वाला नहीं है कि किस लाइन का क्या मतलब है और हम क्यों यूज कर रहे हैं। इतना किसी के पास टाइम भी नहीं होगा, ना आपके पास ना उनके पास। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कुछ रीजन है, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें आपको डाउटफुल हो गया आप इस चीज पे। मैं जब प्रोजेक्ट करूंगा ना, तो मैं ऐसे नहीं बताने वाला कि भैया ये लो, ये लाइन है, ये लाइन को लिख लो, इससे ये हो जाएगा, बस काम खत्म। भैया उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। आप जब प्रोजेक्ट 1 महीने का ड्यूरेशन में कर रहे होगे ना, तो आप ये मान के चलो कि आपको वही प्रोजेक्ट करके आपका भविष्य नहीं बदलने वाला। ठीक है, आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट करने होंगे, और वो प्रोजेक्ट आपको अपने मन से करने होंगे, आप कहीं से जीरोक्स नहीं करोगे। ठीक है, आपको अगर कोई चीज क्रिएट करना है, तो आपका उसका लॉजिक आना चाहिए कि हाँ मुझे लॉगिन पेज क्रिएट करना है, लॉगिन के पीछे क्या क्या फंक्शनैलिटी वर्क कर रही होती है, पासवर्ड को हम डेटाबेस में कैसे सिक्योर कर रहे होंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो जो डेटा हम किस जगह से कैसे निकाल रहे हैं, हम क्यूरी स्ट्रिंग से कैसे डेटा ले रहे हैं, कोई रिपोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है हम वहां से कैसे डेटा लेंगे। ठीक है, अभी हम पैच पुट इन सब चीजों का यूज करेंगे, वो डेटा हम कैसे ले रहे होंगे, हम मिडलवेयर्स का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मिडलवेयर्स का यूज, इसका रोल क्या है, अलग अलग मिडलवेयर्स का यूज करने का क्या क्या काम है। ये छोटी सी छोटी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। समझो आप इस चीज को, जितनी जल्दी आप लोग समझ जाओगे ना, और 4 लोग हो मात्र क्लास में, आई थिंक 12 लोग अटेंड करते थे, सब के सब गायब हो चुके हो। अब जब क्लास लंबी हो जाएगी, जब चली जाएगी लॉन्ग पे, तब आप कहोगे कि मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था, देन कुछ नहीं हो सकता फिर उसका। ठीक है, ये चीज आप लोग जितनी जल्दी समझ पाओ उतनी अच्छी होगी। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसके बारे में, ये मिडलवेयर मैंने यूज किया था। इट प्रोसेस जेसन डेटा बेसिकली। अभी जो ऊपर मैंने यूज किया था वो यूआरएल एनकोडेड डेटा को मतलब उसको यूआरएल एनकोडेड डेटा जो भी होता है उसे पास करने का काम आता है। और एक्सप्रेस डॉट जेसन ये क्या करता है, ये जेसन फॉर्मेट के डेटा को प्रोसेस करेगा, मेक्स इट अवेलेबल इन रिक्वेस्ट बॉडी। और वो ऊपर वाला क्या कर रहा था, वो यूआरएल एनकोडेड डेटा को रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर अवेलेबल करा रहा था। ये क्या करेगा, ये जेसन फॉर्मेट के जितने भी डेटा होंगे उसको रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट वो ले आ देगा। एक्सप्रेस डॉट जेसन ये क्या है, एक मिडलवेयर फंक्शन है प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्रेस टू पास द जेसन डेटा। ठीक है, ये जेसन डेटा को पार्स करने के यूज आता है। देन ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला यूआरएल एनकोडेड डेटा को पार्स करने के काम आ रहा था। ये लाइन सिंपली क्या कर रहा था, ये लाइन के हेल्प से वो क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं कि यूआरएल एनकोडेड डेटा जो होगा वो आपके रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर वो पहुंचाएगा। ठीक है, ये काम होगा इस मिडलवेयर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया है, और यही सारी चीजें हमें करना है। इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन हम अपने उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, हमारे पास आधे घंटे हैं अभी। ठीक है, हमें जैसा बोला था कि हमें कुछ उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं उप्स का वही कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, क्योंकि आप सभी अगर सीएस ब्रांच से ही हो गए आई थिंक, एंड आप सभी ने उप्स पढ़ा होगा किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस। सी के अंदर तो बेसिकली नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो है ही नहीं, वो तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सी प्लस प्लस आपने पढ़ी होगी, जावा पढ़ी होगी। ठीक है, इन सब के अंदर आपने उप्स कॉन्सेप्ट 101% पढ़ा होगा। पढ़ा है ना भाई? किसी कोई ऐसा है जिसने पढ़ा नहीं है उप्स कॉन्सेप्ट? हाँ सर। आप हो, आपने उप्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। पढ़ा है? और कोई? सी दीपक एन कुमार, पढ़ा है, असीत सी जी, प्लस भूमिका सर, जी। सी प्लस प्लस, जावा, मैं पाइथन। जानता ही नहीं सर, क्या नहीं पढ़ा है सर ये। आपने पढ़ा है भूमिका जी? दीपक जी आप जानते नहीं, आप क्या सीएस ब्रांच से नहीं हो? नहीं सर, मैं सीएस से नहीं हूँ सर, मेरा बीकॉम है। बीकॉम करके आप यहाँ क्या कर रहे हो? बीकॉम में सर मेरा कंप्लीट हो गया, फाइनल ईयर का मैंने एग्जाम। असीत जिन्ना जी आपने किया है? नहीं सर। उप्स कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ है? भाई नहीं सर। साहब, आप कौन से ब्रांच से हो? सर मैकेनिकल। आप मैकेनिकल से हो?
चलो ठीक है, मैं आपको उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। बेसिकली आज 30 मिनट्स का जो मेरा लेक्चर है, क्योंकि मुझे आज उप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना था, बट वही है ना कि एक तो कम लोग आते हो, दूसरा बेस बहुत वीक है आप लोगों का। दूसरी चीज, उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे सपोज आपको इस कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, सपोज आप ही की क्लास में अभी 12 लोग हैं, 12 लोग का अगर डेटा है, मुझे सभी का रिकॉर्ड स्टोर करना है। सभी का कुछ ना कुछ, उनका नाम स्टोर करना है, उनका एज स्टोर करना है, वो किस कोर्स में इनरोल है वो स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें मुझे सबका ये अपना डेटाबेस में डालना है। देन मेरे पास दो तरीके होते हैं, या तो मैं सभी का अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं कि स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, देन इसी तरीके से 12 स्टूडेंट का डेटा मैं सेपरेटली अलग अलग कर रहा हूँ, और देन उसमें उन सभी में ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सभी के नेम, एज, और जो कोर्स में, जिस कोर्स में इनरोल होंगे वो कोर्स होगा। इस तरीके से मेरे पास बहुत ढेर सारे डुप्लीकेट डेटा आ जाएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, देन उसमें नेम, एज और कोर्स, तो सारे 12 ऑब्जेक्ट्स में वो सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली चीजें थी। ठीक है, तो इस चीजों से बचने के लिए, क्योंकि ये डेटा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ढेर सारा डुप्लीकेट डेटा आ गया। अब इस डेटा को अगर मुझे यूजफुल बनाना है, क्योंकि आपको तो पता ही है, हमें प्रोग्रामिंग करते समय रिपीटेशन को इग्नोर करना होता है। जितनी भी चीज़ें हो हम एक बार यूज़ करें, देन मल्टीपल टाइम उसको हम यूज़ कर पाएँ। एक बार क्रिएट करें एंड मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ कर पाएँ। कुछ हमें ऐसा फॉर्मेट हमें चाहिए होता है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट बेसिकली उसी पे बेस्ड है कि ऊप्स की हेल्प से आपको वो बेटर अप्रोच दे देगा, जिसकी वजह से आपके कोड की इतने ढेर सारी जो लाइनें रहेंगी और जो चीज़ें जो रिपीट हो रही होंगी, उन सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे बेस होता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लासेस क्रिएट कर रहे होगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होगे, इसके बहुत ढेर सारे फीचर्स होते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, अब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में तो नहीं बता सकता, क्योंकि हम ओप्स नहीं पढ़ रहे हैं और हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे केवल उतनी चीज़ें ही कवर कर रहे होंगे जितने हमारे प्रोजेक्ट के लिए और जितने हमारे डेवलपमेंट जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ एक रैंडमली चीज़ों को, अगर मुझे आपको समझाना हो। अगर मैं एक वर्ड होता है इसके अंदर सबसे पहले क्लासेस। ठीक है, अगर मैं आपको, चलो मैं आपको एग्जाम्पल के सहित ही बता देता हूँ, एक मिनट रुकना। यहाँ पे मैं सर्वर को क्लोज कर देता हूँ, देन इसको क्लियर कर लेता हूँ, एंड देन बैक एंड से मैं बाहर आता हूँ। ठीक है, और फ्रंट एंड पे मैं चला जाता हूँ। अब इस फ्रंट एंड नाम के डायरेक्टरी के अंदर हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। app.js आपको क्रिएट करना है, मैंने उसको ऑलरेडी यहाँ पे लिंक कर रखा है। इस स्क्रिप्ट फाइल को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक कर रखा है। देन इसी के अंदर सपोज मैंने कहा आपको कुछ स्टूडेंट का डेटा आपको मतलब स्टोर करना है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देन स्टूडेंट 1 आप लोगे, स्टूडेंट 1 लोगे, देन उसका आप डेटा स्टोर कराओगे। जैसे सपोज आपने नेम स्टोर कराया, देन उसका कुछ भी नेम होगा, ABC आप करके कुछ नेम ले लो। देन उसका क्या करोगे, आप एज स्टोर कराओगे। एज भी करने के लिए आप कुछ भी रैंडम उसका एज ले लो। देन आप उसका क्या करोगे, एज के बाद आपको सपोज उसका कोई भी कोर्स, उसने किस कोर्स में इनरोल किया हुआ है आपको वो लेना पड़ेगा। देन सपोज आप MCA कोर्स से बिलोंग करते हो, देन MCA ले लो। इसी तरीके से आपको कई 12 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट अलग अलग ब्रांच से बिलोंग कर रहे होंगे, अलग अलग कैटेगरी होगी उनकी। तो इसी तरीके से मैं 12 स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट करूंगा। ठीक है, XYZ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कोई स्टूडेंट हो सकता है किसी केस 26 के अप्रॉक्सीमेट हो, कोई हो सकता है BCA बैकग्राउंड से हो सकता है अगला वाला बीटेक बैकग्राउंड से हो। तो इस तरीके से आप कोड अगर लिखोगे तो आप देखोगे कि इसमें कई काफ़ी चीज़ें हैं जो कि रिपीट हो रही हैं।
जैसे स्टूडेंट 3 आ गया, उसका सपोज कोई नाम के एल करके मैं कुछ डाल देता हूँ, देन उसकी एज 22 कर देता हूँ, एंड देन वो बीटेक कर रहा है, ठीक है। अ, अरे ठीक है, वो बीटेक क्लास में है। अब सपोज इसी तरीके से आपको 12 स्टूडेंट का अगर डेटा मैं बोल रहा हूँ, 12 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है, तो आप क्या ऐसे रैंडमली हर स्टूडेंट का नाम लिखते फिरोगे? और तो आप देखोगे कि 12 के 12 डेटा में यहाँ पे नेम रिपीट होगा, देन एज होगा, देन कोर्स होगा, वही चीज यहाँ पे भी आ रहा है, वही चीज यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का रिपीटेशन दे दे रहा है, जो कि प्रोग्रामिंग के अप्रोच से देखा जाए तो ये बहुत बैड प्रैक्टिस होगी। तो इसी को हम लोग क्या होते हैं, कुछ बेटर अप्रोच में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे जिससे कि हम लोग क्या कुछ कोड को लिखने का एक बेटर अप्रोच सीख रहे होंगे आपकी समय में। क्योंकि हमें प्रोजेक्ट करना है, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा वो हम किस हिसाब से कोड कर रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो बट आपको आप फाइल्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, आप जो लाइंस लिख रहे हो कोड में, ठीक है, आप उसको किसी भी रैंडम फॉर्मेट में लिखे जा रहे हो और उस पर बहुत ढेर सारी रिपीटेशन है। तो हमें कुछ ना कुछ करके उसको बेटर फॉर्मेट में कुछ अच्छे इम्प्रूव चीज़ों के साथ हमें उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको ओप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, जिसमें हमें क्या करना है, चीज़ों को यूज़ करना है, थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करना है एंड देन देखना है। अभी के लिए फिलहाल जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि ओप्स कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, उसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ये जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली उस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग अपने कोड को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। कुछ बेटर स्ट्रक्चर अगर मुझे प्रोवाइड करना है या बेटर फॉर्मेट में लिखना है तो मैं उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि क्या होता है प्रोटोटाइप्स, क्या होता है न्यू ऑपरेटर्स का क्या रोल होता है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, एंड कीवर्ड, कुछ दो कीवर्ड हैं, एक एक्सटेंस एक सुपर। बेसिकली आपने जब भी जावा अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, उस इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने के लिए एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करते हैं। सेम कीवर्ड हम लोग इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में भी करेंगे, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले जो दो वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो मैंने लिख दिया है। बेसिकली मैं ये सोच के आया था, ये सोच के मैंने ये पूरी स्लाइड क्रिएट किया है कि आप सभी लोग इस ओप्स कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? क्लास बेसिकली क्या होता है कि ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। आप सिंपली क्लास को इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है। सपोज हमने सपोज आप एक कंपनी में हो, सपोज आप मैकेनिकल ब्रांच से हो आशीष जी, आप सपोज ऑटोमोबाइल्स में वर्क कर रहे हो, आप और आर्किटेक्चर आप किसी कार की डिज़ाइन क्रिएट करते हो, ठीक है। देन उसका एक डिज़ाइन क्रिएट करते हो, सपोज टाटा नेक्सॉन एक गाड़ी है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। उसका आपने एक मॉडल क्रिएट किया कि गाड़ी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें कितने विंडोज होने चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, एंड सब कुछ ए टू जेड आपने सारे उसके फीचर बिल्ड कर दिया। देन वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया कि इसके अंदर कितनी फैसिलिटी होनी चाहिए, एसी कितनी होनी चाहिए, एंड ठीक है, ऑटो ड्राइव्स कैसी होनी चाहिए, बहुत चीज़ें होती हैं कार के अंदर, वो सारी चीज़ें आपने डिस्क्राइब कर दिया। देन आपने क्या किया कि आप एक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार कर लिया, देन उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड बाकी सारी कारें जितनी भी होंगी वो सारी की सारी मैन्युफैक्चर होंगी, ठीक है। एक आपने एक पूरा बेस बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे ये सारी डिजाइनिंग होनी चाहिए, ऐसे कार का मॉडल पूरा इस तरीके से होना चाहिए, इतने लीटर का उसमें इंजन होना चाहिए, इतने सीसी का उसका इंजन होना, सॉरी इतने लीटर की उसकी पेट्रोल या डीजल की कैपेसिटी होनी चाहिए, इतने सीसी का इंजन होना चाहिए, ठीक है। गियर 6 गियर बॉक्स होना चाहिए, एंड देन आपने ये सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब कर दिया एंड उसका एक पूरा मॉडल आपने क्रिएट करके दे दिया। देन उस मॉडल को यूज करके बहुत ढेर सारी कार्स प्रोड्यूस होंगी। तो वो जो मॉडल आपने क्रिएट किया ना, वो एक क्लास आप समझ सकते हो, वो एक क्लास है, ठीक है। एंड देन उससे जितनी भी चीजें बनती जा रही है ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। ये मैं रैंडम आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपने मन से बना के, ठीक है। वही चीजें आप समझ सकते हो। और
ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, वो क्लास का एक इंस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, एक क्लास कार नाम से यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। देन इस क्लास क्योंकि आप क्लास जब लिखोगे तो आप ध्यान देना थोड़ा सा, आपको आई होप विजुअल होगा। ये क्लास कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, देन यहाँ पे कार लिखना पड़ेगा क्योंकि हम कार नाम का एक क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं। हम कार नाम की एक क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं, और जो भी क्लास का नेम होगा ना वो हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, मतलब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। देन कर्ली ब्रेसेस, फिर आप जब भी क्लास क्रिएट करोगे, फिलहाल आपको एक कंस्ट्रक्टर का यूज करना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको सिंपली कंस्ट्रक्टर लिखना होगा, देन उसमें टू आर्ग्यूमेंट्स जो भी किसने उसे बनाया है, मेक कौन किया है, और क्या मॉडल है, कौन सा मॉडल है टाटा का। सपोज अगर वो टाटा ने बनाया तो उसने कौन सा मॉडल है, या मॉडल नेम क्या है, उस गाड़ी का नेम क्या है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो दिस ऑपरेटर बेसिकली मैंने बताया हुआ है, दिस एक कीवर्ड है जो कि बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। दिस डॉट मेक, किसको किसने बनाया, मेक कर सकते हैं। दिस डॉट मॉडल, उसको किसने क्या क्या मॉडल है, इसका मॉडल क्या है, देन वो मॉडल में चला जाएगा। ये आपका एक क्लास है, इस तरीके से हम एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का एक इंस्टेंस होता है। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे होंगे। देन कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट आप लिखना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट, देन न्यू, एंड देन क्लास नेम, जो भी आपका क्लास नेम होगा। सपोज यहाँ हमने कार नाम से क्लास नेम बनाया है ना, तो कार क्लास, एंड देन यहाँ पे किसने उसको बनाया है, सपोज मैंने मान लिया टाटा ने बनाया है, कौन सी गाड़ी है, मॉडल कौन सा है, उसका नेक्सॉन है। तो कंसोल डॉट लॉग माई कार, आप यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट कराना चाहता हूँ माई कार। ये मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, इस ऑब्जेक्ट से मैं इसकी प्रॉपर्टी किसने से बनाया है, मेक किसने किया है, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। जैसे आप लाइन ये प्रिंट करोगे, आपके पास आउटपुट आएगा कि इसे टाटा ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक क्लास है, एंड देन इस तरीके से हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने ये स्लाइड बेसिकली, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये स्लाइड मैंने ये सोच के बनाया था कि आपको इनके बेसिक फंडामेंटल्स आपको आ रहे होंगे। ठीक है, और जिसको भी आता होगा, जिसने भी लास्ट समय में अगर पढ़ा होगा, ठीक है, अगर कभी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको कभी भी कोई क्लास क्रिएट करना है, अगर जिसने नहीं भी पढ़ा तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए आप कीवर्ड्स पे ध्यान रख सकते हो। जो कीवर्ड में आपको डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको बता दूंगा। क्लास को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको एक क्लास कीवर्ड का यूज करना होगा। देन जो भी क्लास, जिस नाम से आप क्लास क्रिएट करने चाहते हो वो आप लिखोगे। देन आपको कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के बारे में उसका सेम एज अ फंक्शन नेम, जो मतलब जो क्लास का नेम होता है वही सेम फंक्शन नेम भी होगा, वही कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन इतनी चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर में दो सारी चीजें आपको पास करनी होगी, जो भी चीज जिसने उसे बनाया, एंड और जो भी उसका मॉडल है, किस नेम से, कौन सा मॉडल है, गाड़ी का नाम क्या है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, और उसके बाद दिस कीवर्ड मैंने बताया कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। दिस डॉट मेक, इसे किसने बनाया है, देन उस मेकर का नाम आ जाएगा। देन दिस डॉट, उससे उसका मॉडल क्या है, ठीक है, उसका मॉडल क्या है, देन उस मॉडल का नेम आ जाएगा। मैं केवल एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि होता क्या है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। आपको हर टाइम आप बस इतना समझ लो, जिसको नहीं आता है, कि क्लास कीवर्ड लिखना है एंड देन क्लास का नाम लिखना है। देन उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर मुझे डिफाइन करना होगा। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का सिंपल सा अप्रोच होता है कि आपको कंस्ट्रक्टर लिखना है, इसके अंदर मैं केवल बता रहा हूँ, इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि कंस्ट्रक्टर लिखना है, देन जो भी पैरामीटर्स होंगे वो इसके अंदर लिखना है, और दिस डॉट मेक, यानी वो मेक को पॉइंट करेगा, एंड दिस डॉट मॉडल, वो मॉडल को पॉइंट करेगा। ये जो भी करंट ऑब्जेक्ट जो होगा, जो भी ऑब्जेक्ट इसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा, उस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा होगा। इस लाइन का सिंपल सा मतलब यही है। ये तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसको क्या किया, यहाँ पे ये मैंने क्लास क्रिएट किया है, ये क्लास क्रिएट किया है। ये बेसिक बस मैं बता रहा हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या है। देन हमें क्या क्रिएट करना है, हमें एक अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है। कॉन्स्ट अब
सपोज माई कार वहाँ पे मैंने लिखा था, तो माई कार ही से ही मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, माई कार। और देन आपको जब भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो, देन आप उस सबसे पहले एक न्यू कीवर्ड का यूज करोगे। ये सब अभी हम आने वाले समय में देख रहे होंगे, ये इसका मतलब क्या होता है। बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है लिखने का। एक न्यू कीवर्ड यूज करोगे जो कि आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। न्यू, देन जो भी आपका क्लास नेम है, सपोज यहाँ पे क्लास नेम क्या है, कार है, तो आप उसके बाद उस क्लास नेम लिखोगे। एंड देन जो भी आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, सपोज आपने मेक किसने इसको बनाया है, मैं सपोज यहाँ पे टाटा लिख देता हूँ कि टाटा ने इसे बनाया है। देन इसका कौन सा मॉडल है, आप 2004 2005 वो कार का ऐसे नहीं है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मॉडल। सपोज इसमें टाटा नेक्सॉन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इस ऑब्जेक्ट से आप चाहे जो चीज चाहो वो एक्सेस कर सकते हो। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, आपको इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको जो चीज एक्सेस करनी है वो आप करोगे। सपोज इसे किसने बनाया है, मुझे ये एक्सेस करना है। देन एक और चीज मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसको मैं मॉडल भी प्रिंट कराना चाहता हूँ कि इसको, सॉरी, माई क्लास इसी ऑब्जेक्ट से ही हम करेंगे। देन इसका जो भी मॉडल होगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। इतनी चीजें हो गई। देन बस कुछ नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और कुछ नहीं, हमें अब क्या करना है, इसी सेम टू सेम, क्योंकि फ्रंट एंड पे हैं हम लोग, इस फ्रंट एंड के अंदर है, क्योंकि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरी ऑलरेडी रन हो रहा है, तो मैं उसी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाऊँगा, उसका कंसोल ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें प्रिंट हो गई होंगी वहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। देन कंसोल पे गया, ये चीज़ें आपको प्रिंट होते हुए यहाँ पे दिखेंगी, टाटा नेक्सॉन, ये दोनों चीज़ें आपको प्रिंट होते हुए दिखा कि उसका कार को किसने बनाया है, टाटा ने बनाया है, और उसका मॉडल क्या है, वो नेक्सॉन मॉडल है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं बेसिकली। ये मैंने एक कार नाम का एक स्ट्रक्चर से दे दिया, एंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इसी क्लास का यूज करते हुए उनके इंस्टांसेस यानी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है। सपोज अगर मुझे कोई दूसरी चीज, अगर सपोज मुझे बनाना है, कोई दूसरा कार के बारे में बतानी है, या कार 2 हम लिख लेते हैं, कार 2 नाम से एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सपोज एक मुझे न्यू कार को ऐड करना है, ये एक और ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। अब कि मैं उस ऑब्जेक्ट को मारुति ने बनाया है, मारुति, और उस कार का नाम बहुत फेमस कार थी उस दौरान, तो 800, एक मिनट, मारुति 800, मारुति सुजुकी 800 आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, एक और कार है जिसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसको एक्सेस करने के लिए भी सिंपल वही प्रोसेस है। आपको अगर इसको एक्सेस करना है कि किसने बनाया, और तो फिर से आपको वही 2 लाइनें लिखनी होगी कि आपकी कार 2 का यूज़ करोगे आप लोग, कि कार 2 को किसने बनाया, सबसे पहले मेक किसने किया, एंड देन इसको आप मॉडल क्या है, वो चीज़ें भी हैं कि इसका मॉडल क्या है, कार 2 डॉट इसका मॉडल, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। देन आप इसको अगेन सेव करोगे और उस पे जाओगे, तो इस बार उसको किसने बनाया, मारुति ने बनाया, और 800 मॉडल का नेम है। ये सिंपली मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि क्या होता है क्लासेस, क्या होता है ऑब्जेक्ट। क्लासेस आर सिंपली, आप समझ सकते हो कि क्लासेस, एक मिनट, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट किस बेस पे क्रिएट होगा, इसका बेस जो होगा वो क्लासेस से ही मिलता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहा है, ये क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट उसे उसने प्रोवाइड कर दिया कि आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट, ये चीजें अपने ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। इस टाइप का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो बेसिकली अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। मेथड्स को अभी यूज नहीं किया, प्रॉपर्टीज ही मैंने केवल बताया है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है। बस इतनी सी चीजें। सर ये बैकएंड में यूज हो सकता है? क्या बैकएंड में यूज हो सकता है मेरे भाई? ये जो आप बता रहे हैं सर, इसको हम बैकएंड में यूज कर सकते हैं? यूज कर नहीं सकते, यूज करने वाले हैं, तभी हम बता रहे हैं। समझ में आया? जो हम क्लासेस और ये सब हम बता रहे हैं ना, ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे अभी प्रोजेक्ट तो जब कर आप रहे होंगे फ्रंट एंड में बता रहे थे सर, तभी मैंने बोला कि आप उसमें नहीं, इसमें नहीं, तुम्हारा भाई अब क्या बताऊँ, चलो
सुनो, जितनी चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना उसको बस ध्यान से सुनते जाओ, और नहीं आ रहा है वो पूछते जाओ। अभी ये मत पूछो कि कहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। मैं जितनी भी चीज बता रहा हूँ उसको मैं कहीं ना कहीं यूज करके आपको दिखाऊंगा, और वो चीज यूज होंगी। ठीक है, तो इतने चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्लास और इंस्टेंस में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोल कोई दो भाई। प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट जो भी पूछो तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों लोगों ने रिप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी दोनों लोग, चंदन जी, दीप, भूमिका जी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? ओके, देन भूमिका जी बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ी होगी उप से रिलेटेड, तो वहाँ डेफिनेटली आपने उप कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हम्म। अब मैं के कुछ वर्ड्स जो यूज करवाने जा रहा हूँ, मतलब बोलने जा रहा हूँ, वो हो सकता है शायद आपको इनिशियल पे ना समझ में आए, बट आप उसको समझने की कोशिश करना। पहला है प्रोटोटाइप्स क्या होता है। बात समझना आप लोग कि प्रोटोटाइप्स बेसिकली होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर सकता है। समझ में आना? जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को इनहेरिट कर पाता है। इनहेरिट का मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, उसके प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज कर पाएगा। समझ में आ रहा है? और इसी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो पाता है ना, ये इस प्रोटोटाइप्स की मदद से ही हो पाता है। दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू प्रोटोटाइप्स। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज कर पाता है, और ये जो पॉसिबल हो पाता है ये प्रोटोटाइप्स के ही हेल्प से हो पाता है। बेसिकली प्रोटोटाइप्स क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रोटोटाइप। हर ऑब्जेक्ट की एक प्रोटोटाइप होता है, और प्रोटोटाइप इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। और जो प्रोटोटाइप होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हर ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप होता है, और प्रोटोटाइप में भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम देयर प्रोटोटाइप। ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज और मेथड्स को उनके प्रोटोटाइप से एक्सेस करते हैं। इट इज लाइक अ सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट। ये एक सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट होता है डेट ऑल द ऑब्जेक्ट इनहेरिट मेथड एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम इट विदाउट हैविंग देयर ओन कॉपी। खुद की कॉपी ना बना के इन्हीं से ही वो मेथड और प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे होते हैं। बात समझना। अच्छा, ये मैंने वहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है, मैं अभी के लिए इस चीज़ को ये कर देता हूँ। ठीक है, और अब आप समझना। जैसे सपोज अभी के लिए मैं एक क्या करता हूँ, एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ARR, और आपको इसको समझाने के लिए केवल, देन उस एरे के अंदर, क्योंकि आपको तो पता ही होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप एरे यूज कर रहे हो ये भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, इसका अगर आप टाइप ऑफ देखोगे तो ये भी बेसिकली ऑब्जेक्ट है। तो आप देखोगे ARR, और जैसे ही मैं ARR को आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा ना, तो आप देखोगे ये आपका एरे प्रिंट हुआ, एंड देन आपको यहाँ पे कुछ प्रोटोटाइप्स नाम की कुछ चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक एरे है एंड दिस इज अ प्रोटोटाइप, और ये एक प्रोटोटाइप है। ये भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है, और इस प्रोटोटाइप्स के खुद के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, की वैल्यूज पेयर्स होते हैं। इस एरे के अंदर आपने कई टाइप्स के मेथड्स पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एवरी नाम का, आपने कॉनकैट पढ़ा होगा, आपने फाइंड पढ़ा होगा, आपने फिल्टर पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। आपने इंडेक्स ऑफ इंक्लूड्स पढ़ा होगा, आपने फॉर ईच पढ़ा होगा, आपने कीज जॉइंस पढ़ा होगा, मैप, पुश, पॉप, ये सब आपने पढ़ा होगा। रिड्यूस नाम का एक फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, शिफ्ट नाम का एक फंक्शन पढ़ा होगा, अनशिफ्ट नाम का एक फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें, टू अपर केस टू लोअर केस, नहीं ये तो इसके अंदर नहीं है, वो तो उसके अंदर होगा। हाँ ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो ये जो एरे है, इसके 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 पास ये सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से आती है? जो पुश आ गया, पॉप आ गया, ये सब जो मेथड यूज कर पाते हैं डायरेक्टली, जो कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, देन बताता हूँ। सपोज इस एरे में मैं अगर कुछ पुश करना चाहूँ,
ठीक है, सपोज मैं 2 को पुश करना चाहूँ, 2 को तो मैंने कर लिया, 9 को पुश करना चाहूँ, ठीक है, मैं ये कर पा रहा हूँ। मैंने पुश किया, देन एंटर किया और उसने मुझे 5 इसकी लेंथ वापस किया। जो रिटर्न आया ना, आप बता रहे कि एरे की लेंथ 5 हो चुकी है। आप उस एरो को प्रिंट करोगे ना, देन लास्ट एलिमेंट 9 उस पे ऐड हो चुका है। देन उसके अंदर भी आप देखोगे ये प्रोटोटाइप है, मैंने बट पुश का यूज किया, एरे डॉट पुश मैंने यहाँ पे किया। बेसिकली ये ऐसे हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं ना, तो एरे डॉट पुश ये एक ऑब्जेक्ट ही हुआ। तो प्रोटोटाइप्स के अंदर ये सारी ऑब्जेक्ट्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोटोटाइप्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है, और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उस प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, और इनहेरिट करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। प्रोटोटाइप बेसिकली हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर मैं आपकी मैं एक और एरे क्रिएट करूं, देन उस एरे को अगर मैं सपोज नेम दे दूं 2 एंड 8 एंड 7 एंड 4 ऐसे करके ये एरे मैं क्रिएट करूं, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये दोनों एरे तो सिमिलर है नहीं। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक काम गलत कर दिया है, क्योंकि दोनों एरे को मैंने सेम नाम दे दिया है ना। अ, अगर मैं अब एरे को एक्सेस करूंगा, देन उसके अंदर ये वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एरे वन, सॉरी, एक मिनट, 10 बज गया क्या? चलो यहाँ पे एक बस लास्ट चीज आप समझ लो। सपोज एरे वन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एंड देन उसके अंदर मैं कुछ 1 2 एंड 3 नाम का एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। देन ये आपको ये तो पता होगा कि एरे वन यहाँ पे ये चीज है, एंड देन एरे अगर मैं करूंगा तो ये चीज है। दोनों एरे डिफरेंट है ना, दोनों एरे डिफरेंट है, बट आप देखोगे कि एरे के अंदर जो पुश ऑपरेशन है, जो पुश नाम का एक फंक्शन है, वो सिमिलर होगा एरे टू के, एरे वन है ना, एरे वन के पुश ऑपरेशन से। ये ट्रू आ रहा है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस एरे वन के पास जो पुश नाम का ये फंक्शन जिसको ये यूज कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को यूज कर पा रहा है, और एरे के पास जो पुश नाम का फंक्शन है जो ये है, ये दोनों के दोनों सेम है। इसने ट्रू यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, मतलब ये दोनों के दोनों प्रोटोटाइप के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं, ठीक है। वो से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पे वो अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। वो बस एक बार क्रिएट हो गया, प्रोटोटाइप के अंदर है, जो भी ऑब्जेक्ट चाहे उस प्रोटोटाइप को यूज कर सकता है, और हर ऑब्जेक्ट के पास खुद का एक प्रोटोटाइप होता है जिसके पास खुद की एक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये जो भी चीज मैंने अभी आपको समझाई वो शायद इतने अच्छे से अभी आपको समझ में नहीं आया है, बट नेक्स्ट क्लास में हम जरूर इसको देख रहे होंगे, क्योंकि अभी के लिए तो यहाँ पे टाइम हो गया है। बट फिर भी अगर कुछ समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो। बहुत कम हो पा रहा है कोर्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बात बताओ, आप लोग मतलब बहुत कम लोग आ रहे हो, ओनली 4 लोग हो, बाकी लोग कहाँ पे हो? कोई बोलेगा? सुनो, हमें नहीं पता। क्या आप लोगों को क्लास नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई तो प्रॉब्लम होगा ना? क्यों क्लास नहीं समझ में आ रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसमें बच्चे गायब हो जा रहे हैं? हम्म कोई ग्रुप है सब आप लोग ड्यूटी का? करते होंगे सर, अपना 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 जॉब ड्यूटी हर कोई करता होगा, इसी वजह से सर कोई नहीं आ पा रहा होगा। अच्छा, तो फिर कोर्स में इनरोल ही नहीं करना चाहिए था जब ड्यूटी करनी थी तो। ठीक है, आपको प्रोटोटाइप समझ में आया? जो मैंने भी बताया थोड़ा बहुत समझ में आया किसी को कुछ? नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा प्रोटोटाइप से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। कोई किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलो ठीक है, गुड नाइट फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।